अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुद लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते अपने नावल की तरफ। नावल का नाम है आहिस्ता आहिस्ता और इसकी राइटर हैं युसरा नुसरत। आज तो कुछ भी हो जाए अम्मी जान की एक नहीं सुननी, दुकान पर जाकर ही रहना है। हद होती है यार, अम्मी जान को समझाना ही होगा कि मर्ज़ात हूँ मैं, कोई नो उम्र दोशीज़ा नहीं कि गली में पटाखा भी फटे तो खौफ के मारे घर में दबक कर बैठ जाऊँ। मज़हर मियाँ गायब दिमागी से बाल बनाते हुए मतवक्का सूरत हाल से निपटने के लिए दिल ही दिल में खिचड़ी पकाने में मशगूल थे। इस गहरी सोच और फ़िक्र से फ़ारिग होकर मौसफ़ ने जो बालों की जानिब तवज्जो की तो अपने मसलसल तेज़ी से काम कम होते स्याह बालों में अचानक उभर आने वाली कुछ सफ़ेद बालों को अपना मुँह चढ़ाता पाया। इसके बाद जैसे चिरागों में रोशनी ना रही, बेदिली से आड़ा तिरछा बुर्श बालों में घसीट कर कमरे से बाहर का रुख किया। इरादा था अम्मी जान से नज़र बचाकर बाहर निकल जाना है, इनके सामने तो ऐसा होना मुश्किल ही था। हुआ ये था कि 2 रोज़ कबल उनके मोहल्ले में एक दुकान पर डाका पड़ा था और दुकान का मालिक ज़ख्मी हो गया था। तब से अम्मी जान ने इसके दुकान पर जाने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। हैं ये हवा के घोड़े पर सवार किधर को चले मेरे बच्चे। मज़हर मियाँ अपनी तरफ से तो खूब एहतियात के साथ दबे कदमों चले थे, मगर सकीना बेगम की अकाबी नज़रों से बच निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उन्होंने ऐन मेन गेट के सामने से रोक लिया। अम्मी जान, हालात बिल्कुल ठीक हैं अब, और यूँ भी मुझे कौन सा कोसों दूर जाना है, ये अगली ही गली में तो दुकान है हमारी। और अब तो नादर भाई ने भी अपनी दुकान दोबारा खोल ली है। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की अम्मी जान को आराम करने की, जो हमेशा की तरह नाकाम ही हुई। और फिर अम्मी जान की धमकी अमेज़ घूरी के बाद वो सारे दलाइल उड़नछू हो गए जो इन्हें कायल करने के लिए घंटा भर लगाकर मौसम ने जहन में जमा किए थे। सो वो दोबारा अपने कमरे का रुख करने के लिए मुड़ा। अलबत्ता मुँह फूल चुका था, बस यही इसके गुस्से की इंतहा थी। इससे ज़्यादा इसके हालात इसकी वालदा मोहतरमा ने इसे कभी हक नहीं दिया था। क्या हो गया मेरे बच्चे, मिर्ची क्यों चबा रहा है, आज कुछ हुआ है क्या? सकीना ने बोलपन से सवाल दागा। इसके बाद मज़हर के लिए अपनी जगह से हिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सकीना की किसी बात को नज़रअंदाज करके गुजर सकता, इतनी इसमें हिम्मत नहीं थी। सो वहीं खड़ा इन्हें ज़ख्मी सी नज़रों से देखता रह गया। अम्मी जान, होना क्या है, बस घर में पड़े पड़े उकता जाता हूँ, वक़्त काटे नहीं कटता। इसने मिनमिनाते हुए अपनी मुश्किल बयान की। हालांकि कहना तो वो बहुत कुछ चाहता था, मगर न जाने क्यों इनके सामने हमेशा इसकी ज़बान तालू से लग जाती थी। हालांकि कहना तो वो इनसे बहुत कुछ चाहता था। वो इनसे कहना चाहता था कि वो इनकी घुटन में मुब्तला कर देने वाली मोहब्बत से उकता चुका है। वो इन्हें बताना चाहता था कि वो सिर्फ़ इनकी औलाद, इनकी कुल कायनात ही नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान भी है, जिसके दिल में बड़े अरमान हैं, बड़ी उमंगें मचल रही हैं। वो तो खुद अपनी एक अलग कायनात बनाने का तमन्नाई है। वो खुली फ़िज़ा में अपनी मर्ज़ी से सांस लेना चाहता है, ज़िंदगी को इसी तरह जीना चाहता है जैसे इसकी उम्र के दीगर लोग जीते हैं। वो इन्हें बताना चाहता था कि वो अपनी बेमकसद ज़िंदगी से उकता चुका है, जो है तो बज़ाहिर इसकी, मगर इसे गुजारने का हक़ कभी नहीं मिला था। और इसे सब का ज़िम्मेदार वो सकीना को समझता था, मगर कभी कहता नहीं था। और सकीना को इसकी खामोशी, इसकी ताबेदारी लगती थी। सकीना ने अपनी ममता के चाव में अपनी औलाद होने के अलावा इसे कोई किरदार निभाने नहीं दिया था। हमेशा इसे किसी कठपुतली की तरह अपनी मंशा के मुताबिक नचाया था। और अपनी इस बेमिसाल मोहब्बत पर इन्हें इंतहा फ़ख्र भी था। इनको लगता था कि वो इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मज़हर बस खामोश रहकर समझो इनकी इस भरम की लाज रखे हुए था। वो किसी और ही दुनिया में था और सकीना इसकी दिली कैफियत से बेखबर इसे वक़्त काटने की मशवरे से नवाज रही थी। हाँ, तू चल कर चाय पकौड़े बनाते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, दोनों माँ बेटा मिलकर खाएंगे। मज़हर को ये आइडिया गो के एक आंख नहीं भाया। इसका दिल चाहा कि उन्हें बताया कि ज़िंदगी में चाय पकौड़ों से आगे भी बहुत कुछ है, मगर ज़बान बंदी कुछ ऐसी थी कि कुछ भी नहीं कह सकता था। सो खामोशी से सकीना के पीछे किचन की जानिब चल दिया, जहां हमेशा की तरह पकौड़ों के लिए प्याज और पालक और आलू काटते हुए इससे जी भरकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। मोहब्बत अगर सांस लेना मुश्किल कर दे तो वो मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि काल कोठरी की घुटन ज़दा अंधी बहरी कैद में तब्दील हो जाती है, एक रूह को छलनी कर देने वाली आजमाइश बन जाती है। बजाय सांस तो चलती रहती, मगर ज़िंदगी में ज़िंदगी बाकी नहीं रहती। फिर वो मोहब्बत चाहे शोहर की हो, बीवी की हो, भाई या बहन की हो, या फिर माँ बाप की ही क्यों ना हो, ऐसी घुटन ज़दा मोहब्बत से अमान पाना ही ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। मज़हर भी एक ऐसी ही घुटन ज़दा मोहब्बत का कैदी था। उम्र की 30 से
ज़्यादा बहारें देख लेने के बावजूद अपनी माँ सकीना के लिए वो एक मासूम नासमझ छोटा सा बच्चा ही था, जिसके हवाले से सकीना को हर लम्हा तरह तरह के खौफ लहा कर रहते थे। सकीना इन औरतों में से थी जिनको सुहाग का सुख बहुत कम अरसे के लिए मिलता है। शादी के महज चंद सालों बाद बेवा हो जाने के बाद इनकी कुल कायनात इनका इकलौता बेटा मज़र था, जिसको वह हथेली के छाले की तरह सींच सींच कर रखती थी। इसकी इस घुटनज़दा मोहब्बत से मज़र की ज़िंदगी को हसरतों की एक दास्तान बना दिया था। वो आम लड़कों की तरह गली मोहल्ले में खेला कूदा ना था। स्कूल हत्ता के कॉलेज लाइन तक में सकीना बहाने बहाने से कभी से छोड़ने और कभी लेने पहुंच जाती थी। इसके क्लास फेलोज को जब मौका मिलता वो इसका खूब मजाक उड़ाते हुए इस सूरत हाल से इतना दिल गिरफ्तार हुआ कि इसने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ने का ऐलान कर दिया। सकीना यूं भी पुराने ख्यालात की हामिल थी। इनके ख्याल में तालीम कोई इतनी ज़रूरी नहीं थी, सो उन्होंने खुशी खुशी मज़र के इस फैसले को कबूल कर लिया। लेकिन मिलने जुलने वालों ने मज़र के इस फैसले पर दबे दबे अंदाज में सवाल उठाना शुरू कर दिए। हाँ तो क्या ज़रूरत है इसे मगजमारी करने की, कौन सी नौकरी करनी है, इसका बाप इतना कुछ छोड़ गया है, सारी ज़िंदगी बैठकर खा सकता है और अपनी नस्लों को भी खिला सकता है। खैर से लोगों के मुंह बंद करना सकीना जैसी चरब ज़बान औरतों के लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, और अपने लाडले की तरफ उठने वाली उंगलियों को तोड़ने के लिए उन्होंने 2 गलियां छोड़कर मोहल्ले में ही एक दुकान खरीद कर इसमें छोटा सा जनरल स्टोर खुलवा दिया, जो इसके अदम तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मज़र हफ्ते में बामुश्किल 2-3 दिन ही खोल पाता था। और इस दौरान सकीना बहाने बहाने से कई बार दुकान का चक्कर लगा लेती थी। इस सूरत हाल से मज़र के अंदर बगावत का एक लावा सा उबल तो रहा था, मगर ये लावा कभी उबल कर बाहर भी आ सकता है, ये बज़ाहिर मज़र को देखकर लगता नहीं था। सकीना की हमराई में वो बरवची खाने में आ तो गया था, मगर मुंह अभी फूल कर कुप्पा बना हुआ था। वो जिस कैदो बंद के आलम में था, वहाँ इसकी ज़िंदगी का वाहिद खुशकुन मशगला खाना ही था। सकीना के परों में दब दबक कर इसमें नाजुक लड़कियों वाली जो खूबियाँ पैदा हो गई थी, इनमें से एक खूबी ये भी थी कि वो तमाम ही देसी पकवान पकाने में माहिर था। किचन में पहुँच कर सकीना की हदायत मिलने से पहले ही अपना काम करना शुरू कर दिया। सकीना फिर से सब्ज़ी निकालने लगी। उसी दौरान इसने फटाफट चाय के लिए पानी रखा और फिर जल्दी से पकौड़ों के लिए बेसन निकालने के लिए एक कैबिनेट की जानिए बढ़ा। कैबिनेट का दरवाज़ा खोलने के लिए इसने हाथ बढ़ाया था कि अचानक एक छिपकली न जाने कहाँ से जलफा अफरोज़ होकर इसका मुँह छाने लगी। मज़र की आंखें मारे खौफ के बंद थी और इसने चीख चीख कर सामान सर पर उठा लेता। सकीना होलती हुई इसे रेस्क्यू करने पहुंची। छिपकली अम्मी जान छिपकली। मज़र के उस्ताद ने मुकम्मल तौर पर खता थे। सकीना ने इसकी निशानदेही पर कैबिनेट के दरवाजे की जानिब देखा। छिपकली साहबा तो कब की मज़र की चीखों पुकार से दहशत ज़दा होकर 9-11 हो चुकी थी। आपको देखते ही दुम दबाकर भाग गई। डरपोक मज़र मियाँ ने खुजलत छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। इस मनहूस ने बहुत तंग कर रखा है, करती हूँ इसका कोई पक्का इंतज़ाम। सकीना ने अपने लाडले को पचकारते हुए यूं दांत पीसे गोया छिपकली को दांतों तले पीस डाला हो। मेरा बच्चा चिड़िया सा दिल है, देखो तो ज़रा कैसा छोटा सा मुंह निकला है। सकीना ने मज़र के उतरे हुए चेहरे को देखकर फ़ौरन इसकी बुलाएं ली और इसे अंदर जाने को कहा, जिस पर वह राज़ी ना हुआ। कमरे में जाकर इसने कौन सा पहाड़ सर कर लेना था। बेजारी के आलम में मनफी बातें सोच सोच कर अपना दिल ही जलाना था। इससे कहीं बेहतर ये था कि वो चाय पकौड़े बनाने में सकीना का साथ दे देता। कम से कम दिल जलाने वाली सोचर से तो कुछ देर के लिए ही सही छुटकारा मिल जाता। सो इसने वही किया। इसके बाद दोनों माँ बेटे ने मिलकर चाय और पकौड़े तैयार किए और फिर मज़र ने ही सुगड़ लड़कियों की तरह बालकनी में मौजूद टेबल पर बड़े सलीके से चाय और पकौड़े बीमा कई इकसाम की चटनियों के सजाए आलू के पकोड़े जो कि मज़र ने तैयार किए थे। सकीना इनकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। इसी दौरान मज़र का मूड मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका था, मगर फिर कुछ देर बाद ही अज़रा खाला की कॉल आ गई और मज़र मियाँ के मूड का फ्यूज़ एक बार फिर उड़ गया। अज़रा खाला सकीना की बहन या दूर करीब की कोई रिश्तेदार हरगिज़ भी नहीं थी, बल्कि महल्ले की सबसे पहुंची हुई गाग चरब ज़बान BBC टाइप रिश्ते करवाने वाली आंटी थी। मज़र के इलाके के अक्सर लड़के लड़कियों की खाना आबादी और बर्बादी में इनका ही याद था। मज़र के लिए पहला रिश्ता 10-12 साल पहले अज़रा खाला ने ही दिखाया था। इस वक्त मज़र मियाँ खैर से 22 बरस के नौखेज़ नौजवान थे। कई रोज़ तक घर में मक्खियाँ मारने के बाद आज मज़र मुंह लटकाए अपनी दुकान में खड़ा बेजारी से काउंटर पर मौजूद डब्बों को इधर से उधर करने में मसरूफ़ था। आमतौर पर वो दुकान पर खुद को खासा आज़ाद और हल्का फुल्का महसूस करता था, मगर आज वो तरोताज़गी दूर दूर तक मौजूद नहीं थी। वजह ये थी कि आज फिर अज़रा खाला इसकी वालदा मोहतरमा को इसकी लड़की दिखाने के लिए ले जाने वाली थी, और पिछले कितने ही बरसों से ये दिन हर महीने में 2 से 3 बार तो इसकी ज़िंदगी में आ ही रहा था, मगर इसके चेहरे के फूल खिलकर नहीं दे रहे थे। हालांकि वो खुद फितरतन एक सीधा साधा सा लड़का था। आजकल के आम लड़कों की तरह इसने अपनी होने वाली बीवी के लिए कोई गैर हकीकी डिमांड्स नहीं रखी हुई थी। इसे तो बस अपनी जैसी एक सीधी सादी मोहब्बत करने वाली लड़की की चाह थी, जो इसका ख्याल रखती
और इसका वो ख्याल रखता जिसके दुख सुख वो सुनता और जिससे वो अपने दुख सुख कह सकता। मगर इसके बरक्स सकीना की डिमांड्स बहुत ऊंची थी। मैंने अपने गबरू जवान और साहिब जायदाद 2 मकान और 3 दुकानों के इकलौते वारिस इकलौते बेटे के लिए कोई हूर परी दरकार थी जो हर ऐप से पाक हो। ये वजह थी कि पिछले 10 सालों से ये तलाश मुसलसल जारी थी और आइडल हूर परी की तलाश में अब वक़्त ने कुछ इस तरह से पलटा खाया था कि पिछले ही हफ्ते जब बिला आखिर एक 18 साल लड़की सकीना को बतौर बहू पसंद आई तो उसके वालिदा ने मज़र को अपनी बेटी के मुकाबले में उम्र रसीदा करार देकर मस्तरद कर दिया। और बात इनकी कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी। मज़र मियाँ के तमाम ही हम उम्र लड़के इस वक्त कई बच्चों के बाप थे। इनको जो ही मौका मिलता वो मज़र का दिल जलाने से बाज नहीं आते थे। देख भी मज़र, वैसे तो तू हमारे बच्चों का चाचा है लेकिन खाला के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हमें। अब देख, खावर का बेटा पिछले महीने 8 साल का हो गया है और मेरा बेटा भी 2-4 महीनों में 7 साल का हो जाएगा। अगर खाला को अभी भी कोई लड़की तेरे लिए नहीं पसंद आई ना तो खैर से चचा की बजाय चचा कवारा बनकर रह जाएगा। तो वो भी सिर्फ हमारे बच्चों का नहीं बल्कि सारी दुनिया का। वो खुद ही फिक्रा कसते और खुद ही ठट्ठे लगाते। और मज़र जिसका ताल्लुक एक तो खासे गैर तलीम याफ्ता तबके से था और सोने पे सुहागा सकीना की कैदी मोहब्बत ने इसे बिल्कुल ही कुएं का मेंढक बना दिया था। दुनियादारी में इसका तजर्बा सिफर था। लोगों की बेसरोपा बातें सुनकर से वाकई अपना आप नहायत ही काबिल रहम लगता था। वो इस सूरत हाल से इतना मायूस हो चुका था कि ज़िंदगी से बेजारी इसके चेहरे पर साफ साफ लिखी नज़र आती थी। और यार बकरे 2 पैकेट दूध और अंडे वाले बिस्किट के तो निकाल दे ज़रा। काफ़ी देर मक्खियाँ मारने के बाद बिलाखिर इसके सामने इसके बचपन का 200 क्लास फेलो ज़हीर दांत निकाले खड़ा था। बकरा इसके बचपन का एक नाम था जो सकीना शदीद गुस्से और शदीद लाड़ के मूड में इसके लिए इस्तेमाल किया करती थी। मगर इसके हम उम्र लड़के बचपन से ही बतौर चिड़ इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा नाम मज़र है, तमीज़ से बात किया करो। मज़र दांत पीसते हुए इससे अपनी तई तो तनबी की थी मगर वो कते हाज खातर में ना लाया। क्या करूँ यार, बचपन से ही मुंह पर चढ़ा हुआ है। दबी दबी हंसी के साथ जवाब आया। इसकी कमीनगी को समझते हुए खून के घूंट पीते हुए फिर इसे समझाने की अपनी सी कोशिश की। हाँ मगर बचपन कब का गुजर गया है और अब हम ना तो दोस्त है और ना ही क्लास फेलो। दोस्त ना सही मगर पड़ोसी तो है ना। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, तू ऐसा करके 3-4 पैकेट बिस्किट के निकाल दे जल्दी से। तेरी भाभी की सहेलियाँ आई हुई हैं, तेरी भाभी चाय तैयार करके अब बैठी मुझे कोस रही होगी। लेकिन खैर तुझे क्या पता शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल, तेरी ना तो शादी हुई है ना ही होने के कोई इम्कान लग रहे हैं। आखिरी जुमले जानबूझकर मज़र का दिल जलाने के लिए फरमाए गए थे। मज़र इसे जल्द से जल्द चलता कर देना चाहता था, इसलिए जो इसे चाहिए था फ़ौरन इसके हाथ में थमा दिया। मगर शोमी किस्मत इस वक्त इनका बचपन का एक और साथी भी एक पाव बेसन लेने के लिए जलवा अफरोज़ हो गया। और सादिक मियाँ का मज़र पर अच्छा खासा साह बना हुआ था। जब मज़र ने इसे याद दिलाया तो उसने शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल और मजबूरियों का दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। मज़र को अपनी जान इससे छुड़वाने के लिए इसकी बात मानी ही पड़ी। वो जल्दी से बेसन तोड़ने लगा मगर सादिक का फ़िलहाल इसकी जान छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मतलब निकलते ही इसने खवासा से मज़र की दुखती रग पर उंगली रखी। सुना है खाला आज भी तेरे लिए बकरी, मेरा मतलब है लड़की देखने के लिए गई हुई हैं। नवाही इलाके की बासी होने के ये साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा इनका खून का घूंट पीकर ही झेले थे। इस वक्त भी वो बस यही कर सका। तो फिर क्या, बस दुआ है कि इस बार खाला को लड़की पसंद आए। देखना हम एक ही उम्र के हैं। खाला ने 5-10 साल और इसी तरह निकाल दिए तो हमारे बच्चे शादी के लायक हो जाएंगे और तू अपने बच्चों को अब्बू कम दादा अब्बू ज़्यादा लगेगा। शादी की बात पर ज़हीर जो ख्वामखा अभी तक वही जमा खड़ा था खी करने लगा। मज़र का ज़ब्त जवाब दे गया, तू दफ़ा क्यों नहीं हो रहा भाई? तेरी बीवी की सहेलियाँ बिस्टिकों के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही होंगी। इसने अपनी तरफ से करारा जवाब दिया। जाबन वो दोनों दबी दबी हंसी को छुपाते हुए वहाँ से चले गए। दोस्ती के नाम पर सफ़ेद धब्बे बल्कि इंसानी के नाम पर सफ़ेद धब्बे हैं ये दोनों। मज़र ने दांत पीसते हुए इन दोनों को खूब कोस कर अपने दिल की भड़ास निकाली। इससे नाखुशगवार वाक़े के बाद फिर इससे मज़ीद दुकान पर बैठा ना गया। इसने दुकान बंद की और घर का रास्ता लिया। मगर आज का दिन वाकई इसके लिए ख़राब था। अभी चंद कदम ही चला था कि इसका सामना रूही से हो गया जो अपने 4-5 साल प्यारे से बेटे की उंगली थामे खरामा चली आ रही थी। मज़र ने पूरी कोशिश की उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाए मगर इस छोटे से नवाही इलाके की तंग सी गली ने इसकी इस कोशिश को बुरी तरह नाकाम से 2-4 कर दिया। कैसे हो? दिलकश चेहरे वाली जीदार सी रूही इसके मुकाबले खड़े इसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी। मज़र नज़रें चुराते हुए बस खिसकाने से अंदाज में मुस्कुरा दिया। बेटा मामू को सलाम करो, उसने अपने बेटे से कहा। बच्चे ने फ़ौरन ही ताबेदारी से अपनी माँ के हुक्म की तकमील की। अस्सलाम वालेकुम मामू। बच्चे की मासूम सी आवाज़ मज़र की समाज से टकराई तो
जवाबन इसकी आवाज़ किसी कुएं से बरामद हुई। इसके अंदाज में एक एहसास जुर्म सा था जिसको सिर्फ रूही ही समझ सकती थी। वो बाखूबी समझ गई। मामा जल्दी चले ना, बाबा आने वाले होंगे। बच्चे ने मज़हब में कोई इंटरेस्ट ना लेते हुए अपनी माँ से इसरार किया था। अरे हाँ चलो भी, आज बाबा हमारे लिए आइसक्रीम लाने वाले हैं ना, वाह बड़ा मज़ा आने वाला है। रूही ने लाड से अपने बेटे को पचकारा और एक तासुब भरी निगाह सामने खड़े लाचार से शख्स पर डालकर आगे बढ़ गई। मगर मज़हब पर तो जैसे सख्ता सा तारी हो गया था। कितनी ही देर वो सुनसान सी गली में बिला वजह बुत बना खड़ा रहा। होश तो तापा जब पीछे से एक रेडी वाला बुलंद आवाज़ में पुकारता हुआ गली में दाखिल हुआ। वो सटपटाकर एकदम चल पड़ा, मगर दिल के अंदर जैसे कोई कचोके से लगा रहा था। माफ़ कर दो बेटा, हमें हमसे ना हो पाएगा। वो थका थका सा डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ था। इसका इरादा चुपचाप अपने कमरे में घुस जाने का था, मगर यकदम ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और अजरा खाला तिल मिलाते हुई बरामद हुई। मज़र पर नज़र पड़ती वो जैसे फटसी पड़ी। वो बेचारा पहले ही गोमगो की कैफियत में था। ना हाँ बोला ना ही ना। शादी करना चाहते हो तो खुद को कोई लड़की ढूंढ कर निकाह पढ़वा लो। अपनी माँ के आसरे पर रहे तो लिखवा लो। मुझसे नहीं होने वाली तुम्हारी शादी। अजरा खाला का गम गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इनकी गुलफशानी सुनकर सकीना भी खरमा खरमा बाहर आकर बोली, ए भी क्या तुम उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हो? मेरे भोले भाले फरमाबरदार और ताबेदार बच्चे को कोई पट्टियाँ नहीं पढ़ा रही, हकीकत बता रही। उम्र ढलने के साथ सिर्फ लड़कियों की नहीं लड़कों की मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। अजरा खाला तो रवानी में कहेगी, मज़र के दिल पर चोट सी पड़ी। आय हाय अल्लाह ना करे ये तो वही बात होगी। नाच ना जाने आंगन टेरा। 10 साल में एक ढंग की मेरे शहजादे बेटे की जोड़ की लड़की ना निकाल पाए तुम। और बातें सुनो बीबी, 100 बातों की एक बात है, मर्द की उम्र नहीं डलती अगर इसकी जेब भारी हो। और खैर से मेरा बच्चा साहब जायदाद है, अगली नस्ल को घर में बैठाकर खिला सकता है। बस सकीना यही गरूर ले डूबा है तुम्हें, पता नहीं क्या समाई हुई है तुम्हारे दिमाग में। मैं तो कहती हूँ कुछ अकल को हाथ मारो। 18-19 साल की लड़की के ख्याली पुलाव जो तुम पका रही हो ना, इस खनास को दिमाग से निकाल कर होश के नाखुन लो। आज से 10 साल पहले जब तुम रिश्ता देखने निकली थी ना, इस वक्त मज़र मियाँ 22 साल के थे। तो चलो 18-19 की लड़की की कोई तुक बनती थी। वो वक़्त तुमने बेवजह की छान फटक में निकाल दिया। अब जबकि लड़का 35-36 साल का है तो अब भी तुम्हारी वही रट है। अब भला बताओ कोई अपनी 18-19 साल की फूल सी बच्ची क्यों देने लगा तुम्हारे बड़ी उम्र के लड़के को? और लड़की भी तुम्हें फिर हसीनो जमील चाहिए, हसीनो जमील चाहिए। कोई आम सूरत की बच्ची पर टिक जाओ तो फिर भी ये तुम्हारी कम उम्र बहू लाने का अरमान पूरा हो जाए। हसीनो जमील 18 साल की बच्ची को क्या रिश्तों की कमी होगी? कोई वो जो तुम्हारे आम शक्ल सूरत के बड़ी उम्र के इंटर पास बेटे को इसका रिश्ता मिलेगा? खाला अजरा खाला की बातें बहुत कड़वी थी, मगर थी तो सच्ची। दोनों खवातीन की तू मैं में बखिए में इसके ज़ात के उधेड़ रहे थे। हुआ कुछ यूँ था कि आज जो रिश्ता देखने सकीना गई थी वहाँ से मज़र की उम्र और कम तलीम के बायस से एक बार फिर इनकार हो गया था, जिसके बाद अजरा खाला ने सकीना के सामने अपनी बेटी की नंद का रिश्ता रख दिया था, जिसकी उम्र 30-31 साल थी। लड़की आम सूरत की मगर खूबसूरत और सलीकामंद थी। अजरा खाला के मुताबिक मज़र के लिए परफेक्ट मैच थी, मगर सकीना के ख्याल में ऐसा रिश्ता मज़र के लिए पेश करके से सकीना और मज़र दोनों की शान में गुस्ताखी की थी। वो नहाई थी आग बगुला हो गई थी। जवाबन अजरा खाला ने भी सकीना को हकीकत का आईना दिखा दिया था। अच्छा बीबी, सारे गुनाह हमारे, बस आइंदा हमें ज़हमत ना देना, खुदा हाफिज़। हाँ हाँ ठीक है, बस तुम्हारे बस का काम है भी नहीं। मैंने ही अपना वक़्त ज़ाया किया। तुम कोई आखिरी रिश्ता करवाने वाली नहीं हो, भरे पड़े हैं। खैर से कोई और देख लूँगी, मगर लड़की अपने बच्चे की जोड़ की हिलाऊंगी, किसी भी चूड़ी चमारन को नहीं लाकर बैठाऊंगी अपने बेटे की सेज पर। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, हम भी देख लेना, मगर फ़िलहाल तो चलती बनो मेरे घर से। दोनों जानिब से शदीद ताबड़तोड़ हमलों ने मज़र के तो हवास ही मुअत्तल कर दिए थे। हाँ जा रही हूँ मैं, तो लानत ना भेजूँ अब तुम पर और तुम्हारे घर पर। अजरा खाला ने भी जवाबन आओ देखा ना ताओ और तनतनाती हुई ये जा और वो जा। मज़र हक्का बक्का सा खड़ा बस इसका कहराम को देख रहा था। अजरा के जाने के बाद सकीना ने अपनी तवज्जो इसकी जानिब की किसी वजाहत की तो ज़रूरत रह नहीं गई थी। सो सकीना ने बस इसे दिलासा दिया, तू दिल छोटा ना कर मेरे बच्चे, हासे दौड़त जला पे में बकवास करके गई है। ऐसी लड़की ढूंढूंगी तेरे लिए कि सारी दुनिया रक्ष करेगी। खैर से चल अंदर चल, खाना खाते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर वो बेचारगी से इनके पीछे चल दिया। अगले रोज़ वो दुकान पर जाने के लिए घर से निकला तो बराबर वाले घर के सामने सामान से भरा ट्रक खड़ा था। कई सालों से खाली पड़े इस घर की किस्मत बिला आखिर जाग उठी थी। मज़र सारा दिन ये सोच कर हैरान होता रहा कि अच्छे खासे खस्ता हाल में इस घर की मरम्मत करवाए बगैर ही कोई यहाँ कैसे शिफ्ट हो रहा है। शाम को वो घर पहुंचा तो शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल हो चुका था। पुरानी तर्ज के बने इस घर के तवील बरामदे में जली हुई लाइट की पीली पीली सी रोशनी बाहर गली तक घर में मकीनों की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वो घर में दाखिल हुआ तो इसके कुछ पूछने से पहले सकीना इसे
खुद ही नए आने वालों के बारे में बताने लगी। 2 यतीम बहन भाई थे जिन्होंने अभी कुछ ही अरसे पहले अपने वालिदैन को एक हादसे में खोया था। बड़ी बहन थी भाई इससे कई साल छोटा था और वो बदनसीब इसी हादसे में अपनी टांगें गंवाकर व्हीलचेयर पर आ गया था। मज़हर को बराबर वालों की इस दुखी दास्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर सकीना जिस इंटरेस्ट से सुना रही थी, इसे सुनते ही बनी इसी गुफ्तगू के दौरान से पता चला कि लड़की का नाम फ़रा है। वो पानी की बोतल लेने के लिए इनके घर तशरीफ़ ला चुकी थी। तभी सकीना ने इससे ये बुनियादी जानकारी हासिल की थी। बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी बच्ची है, कम उम्री में ही पूरे घर और मजूर भाई की जिम्मेदारी आन पड़ी है बच्ची के कंधों पर। पता नहीं क्यों इसे देखकर यकदम अपना वो वक्त याद आ गया जब तेरे अब्बा 19 साल की उम्र में तेरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डालकर चल बसे थे। चलो वो तो जाते जाते इतना कुछ छोड़ गए थे कि मुझे रोजी रोटी के लिए ख्वार नहीं होना पड़ा था। इस बेचारी के सर पर तो कमाने की जिम्मेदारी भी है, लेकिन फिर भी ना मुंह बिगड़ा हुआ है ना पछानी पर शिकने हैं। इंतहाई हसनों को मिलने सा लड़की है। सकीना के लहजे में हमदर्दी और मोहब्बत की भरपूर चाशनी थी, यानी वो जो भी थी सकीना को पसंद आ गई थी। बिल्ली के मन में छिछड़े की माने मज़र के ज़ेर में यकदम ही झमाका सा हुआ, कहीं अम्मा ने इसे मेरे लिए पसंद तो नहीं कर लिया। इसके दिल में एकदम ही इस अजनबी हसीना के लिए इंटरेस्ट पैदा हुआ। इसे देखने की ख्वाहिश जागी जिसने पहली ही मुलाकात में इसकी वालदा मोहतरमा का दिल जीत लिया था, जो कोई आसान काम नहीं था, मगर ये सोच जल्द ही इसके ज़हन से ओझल भी हो गई। मज़र मतवासत तबके के जिस महल्ले का मुकीम था, वहाँ मकान पुराने तर्ज के बने हुए थे। मेन गेट खुलते ही एक बड़ा सा सेन के अख्ताम पर लगातार बने हुए कमरे, घर की छत बराबर वाले घर की छत से इस तरह जुड़ी कि बासानी एक घर की छत से दूसरे घर की छत पर आमद-रफ्त हो सकती है। महल्ले की लड़कियां तो कुछ लेना देना होता तो दरवाज़ों की बजाय छतों के ज़रिए ही अपनी सहेलियों से मुलाकातें कर लिया करती थी। घर की छत से बराबर वाले घर की छत का नज़ारा भी बासानी किया जा सकता था। रात के सन्नाटे में तो घर में बैठकर बात की जाती तो बासानी आस पड़ोस में आवाज़ें सुनी जा सकती थी। रात का खाना खाकर मज़े से में चलकदमी कर रहा था। इसकी सारी तवज्जो बराबर वाले घर में आने वाले नए मुकीनों की तरफ थी। वो लोग शायद अपने कमरों में थे। मज़ा मुंतज़िर था कि इनमें से किसी के सहन में आने की आवाज़ें सुनाई दें तो वो छत पर जाकर इस लड़की का दीदार तो ज़रूर कर ले जिसके चर्चे सुबह से इसकी वालदा मोहतरमा के ज़बान पर थे। खाली ज़हन की यानी वस्त में वो अपनी व्हील चेयर पर सर झुकाए बैठा था। फ़रा हाथ में चाय के 2 मग लिए से तलाश करती हुई वहाँ पहुंची। कुछ देर फासले पर खड़ी करब के आलम में चुपचाप इसे देखती रही। फिर चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए इसकी जानिब बढ़ी। अरे तुम यहाँ छुप कर बैठे हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। शीरी ने सर उठाया जताती न हुई नज़रों से अपनी बड़ी बहन को देखकर, जो बिलाशुबा इससे बेहद मोहब्बत करती थी। फिर तो 2 छोटे छोटे कमरों और एक सेन पर मुश्तमिल इस डब्बा नुमा घर में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। हाँ, अगर हम अपने घर में होते तो आपकी इस बात का कोई सेंस हो सकता था। फ़रा को इसके लफ्ज़ों से ज़्यादा इसके लहजे से छलकते करब ने ज़्यादा तकलीफ दी। ये मौजू इसकी दुखती रग बना हुआ था। इसने फ़ौरन ही मौजू बदलने की कोशिश की। एक तो तुम हर वक्त ये ट्रेजेडी किंग मत बने रहा करो, ये लो गरम गरम चाय पियो ताकि तुम्हारा ये सूजा हुआ बूथा तो कुछ नॉर्मल हो। फ़रा के माहौल को खुशगवार बनाने की ये कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। शीरी इसकी तरह मुंह सजाए खाली खाए नज़रों से इसे देखता रहा। चाय का मग थामने के लिए हाथ तक आगे नहीं बढ़ाया। काश मैं भी इस रोज़ एक्सीडेंट में अम्मी बाबा के साथ ही मर गया होता, झंझलाया हुआ सा वो बोला था। और फ़रा को यूँ लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में लेकर मसर डाला हो। फिर वही बकवास, बार बार ऐसी बातें करके क्यों तुम मुझे हर्ट करते हो। मत बोला करो अम्मी बाबा के बाद एक तुम ही तो मेरा वह सहारा हो। फ़रा शिद्दत जज्बात से रोने वाली हो गई थी, तड़प कर गोया हुई। सहारा कितना भोंडा मजाक किया है ना आपने। जो शख्स 2 कदम बसाखियों के बगैर नहीं उठ सकता वो कहाँ से आपका सहारा हो गया। एक बोझ हूँ मैं, सिर्फ आपके लिए नहीं खुद अपने लिए भी। फ़रा इसकी खुद तरसी पर मबनी साफ गोई पर किंगसी इसे देखती रह गई। पता नहीं क्यों आपकी समझ में नहीं आता, एक बोझ हूँ मैं जिसको ढूंढते ढूंढते थक जाएंगी आप। वो इसे खामोश देखकर एक बार फिर से अतमी अंदाज में कह रहा था और इसके लफ्ज़ फ़रा के दिल पर लग रहे थे। नहीं हो तुम मुझ पर बोझ, ऐसे फजूल बातें सोच सोच कर तुमने खुद को डिप्रेशन का मरीज़ बना लिया। मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी और बड़ी बहन माँ की तरह होती है और माँ के लिए इसकी औलाद बोझ नहीं होती। इसकी ज़िंदगी की सब ख़ास जिम्मेदारी होती है जिसको वो मरते दम तक खुशी खुशी निभाती है और मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी खुशी खुशी निभाऊंगी। वो दोनों बहन भाई अपने दुख सुख बांटने में मसरूफ़ थी। इस बात से कतई बेखबर के दीवार के इस पार एक अजनबी इनकी तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। अपने मायूस भाई की दुख सुख बांटती इस लड़की को सुनकर मज़र को इस लड़के की किस्मत पर रक्षा आया जिसको इतनी बाहिम्मत और हमदर्द और शफीक बहन मिली थी। वो तो हमेशा के लिए एक सा माँ को तरसा था जिसके सामने वो अपनी सारी घुटन सारी अजियत सुन सकता। सकीना की कह दे मोहब्बत ने तो कभी इसे अपनी बात कहने का हक दिया ही नहीं था, ताकि इसका कोई करीबी दोस्त तक बनने नहीं दिया था। इसे अच्छी तरह याद था कि जब वो कभी
जब कभी वो किसी से करीब होने लगता तो सकीना नामहसूस से अंदाज में इसके दोस्त पर एतराज़ात उठाने लगती और वो देखते ही देखते इसकी दोस्ती ना चाहते हुए भी ख़त्म हो जाती और वो बस दिल महसूस करके रह जाता। सकीना हर लम्हा इसे ये समझाने की कोशिश करती कि इनसे ज़्यादा प्यार दुनिया में कोई इससे नहीं कर सकता। वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि एक इंसान को इस दुनिया में सिर्फ एक तरह की मोहब्बत और ख्याल की ज़रूरत नहीं होती। हर रिश्ता ताल्लुक और दोस्ती की अपनी जगह और अहमियत होती है और ये सारे ताल्लुक मिलकर इसकी शख्सियत को मुकम्मल करते हैं, वरना इंसान की ज़ात में ऐसा खला पैदा हो जाता है जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं होती। मज़हर भी एक ऐसी ही नारसाई की अज़ियत में मुब्तला था। कई बार तो इसका दिल चाहता था कि उसे कैद मोहब्बत से छुटकारा पाने के लिए कहीं भाग जाए, मगर घर छोड़कर फ़रार होने के लिए जिस हौसले की ज़रूरत होती थी सकीना के रवैये ने वो हिम्मत इसमें पैदा होने ही नहीं दी थी। वो शदीद एहसास तन्हाई का शिकार था। बकरे, अरे बकरे कहाँ हैं मेरे बच्चे? सकीना की दबंग पुकार पर वो अपनी महरूम ज़िंदगी की भूल भुलैयों में खोया मज़हर उछल सा पड़ा। सकीना की आवाज़ रात के सन्नाटे में बराबर वाले घर के सेन में भी बासानी पहुंची थी। अरे वाह, हमारे पड़ोसी में कोई बकरा भी रहता है। फरा सब कुछ भूल हैरानी से शीरी को देखने लगी। शीरी के लिए भी ये बात खासी हैरानकुन थी। अगले ही पल दोनों बहन भाई के बुलंदो बांग कहकों से माहौल गूंज उठा। मज़हर जिसके कान अभी तक पड़ोस में लगे थे, इसने नादीदा बहन भाई के हाथों अपनी इस इज्जत अफजाई पर भुनता हुआ अंदर कमरे में सकीना के पास पहुंचा। अम्मी, ये क्या आप बकरा बकरा करती रहती हैं? अमूमन वो उनके सामने अपने जज्बात का इजहार नहीं करता था, मगर आज शदीद ताज़ा बेइज्जती का असर था। इसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसको सकीना कते खातर में ना लाई। प्यार से कहती हूँ चंदा, अब बता भी दें कि किस लिए बुलाया था। मज़हर को भी खबर थी कि इनसे बहस में जितना मुमकिन नहीं, इसलिए फ़ौरन मुद्दे पर आ गया। हाँ मेरे लाल, आज जो बेकार खजल ख्वारी की है इसकी वजह से पैर अकड़े हुए हैं मारे दर्द की। इनकी बात मुकम्मल होने से पहले वह ताबेदारी से इनके पैर दबाने बैठ गया। हाय हाय मेरे बच्चे, तेरा तो सारा सर सफ़ेद हो गया, ऊपर से हल्के भी हो रहे हैं बाल। सकीना हर 2-2.5 महीने बाद ज़ोर ज़बरदस्ती इसके बालों में तेल की मालिश करने के लिए की आदी थी। आज भी ऐसा ही दिन था, मगर आज मालिश करने के साथ साथ वो इसका दिल भी जला रही थी। मज़हर अपने सामने भिंडियों का बड़ा सा थार रखी हुई भिंडियाँ काट रहा था और सकीना की मुसलसल कमेंट्री सुन कर गमज़दा शक्लें बना रहा था। एक काम करना, कल दुकान से कोई अच्छा सा हेयर कलर ले आना, इससे क्या होगा? इसके जले दिल से जली बुनी सी बात बाहर आई है। क्या मतलब क्या होगा? ये सफ़ेद बाल छुप जाएंगे और क्या होगा? सकीना ने कभी इसके दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं की थी। इस बार भी इसकी बात की गहराई तक पहुँचकर इसने दिल को समझने की बजाय उन्होंने इसकी बात को हवा में उड़ाया और इसकी बात सुनकर मज़हर बस बेबसी से सर इधर उधर हिला कर रह गया। आय हाय, क्या हो गया है? बकरे क्यों भैंसे की तरह सर इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया है? अभी सारा तेल गिर जाता। कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी इंसान भी समझ ले मुझे गरीब को। मज़हर मियाँ ने अपना दुखड़ा रोने के लिए लब खोले ही थे कि गली में कुल्फ़ी वाले की बुलंद पुकार सुनाई दी। सकीना ने सब भूल भाल के फ़ौरन अपने हाथों में जगड़ा इसका सर आज़ाद करके कुल्फ़ी लाने का हुक्म सादर किया। कुल्फ़ी खुद इसे भी बहुत पसंद थी, मगर इस वक्त सकीना का ये आइडिया जहर लगा। इस हुलिये में हालत देखिए, मेरी बालों की खिचड़ी बनी हुई। इसने काहली से बहाना घड़ा जो कि बेसूद हो गया। सकीना ने फटाफट करीब पड़ा कंगा उठाकर किसी स्कूल के बच्चे की तरह साइड की मांग निकाल के इसके बाल बना दिए और फौरी ही हाथ में पैसे पकड़ा दिए। मज़हर चारों ने चार पैर पड़कता हुआ मेन गेट की जाने बढ़ा। कुल्फ़ी वाला इसके घर के सामने खड़ा हुआ था। गली के कुछ बच्चे इसके गिर जमा थे। मज़हर अपने गेट के सामने ही रुककर रश कम होने का इंतजार करने लगा। रश जो ही कम हुआ वो रेडी वाले की तरह बड़ा वालदा मोहतरमा के लिए कुल्फ़ी का कहकर वो खुद अपने लिए गोला गंडा बनवाने लगा। रेडी वाला इसकी फरमाइश के मुताबिक गोला गंडा तैयार करने लगा तो वो यूं ही वक्त गुजारी के लिए इधर देखने लगा। एन इसी लम्हे इसके पड़ोस वाले घर का दरवाज़ा खुला और एक खुश शक्ल सी लड़की ने सिर्फ सर बाहर निकाल कर गली में झांका। मज़हर की नज़रें आन की आन इससे मिली। इसके दिल में हलचल सी मच गई। हेलो हेलो अंकल। अगले ही लम्हे वो मारुख इससे मुखातिब हुई थी। इसके लबों से निकले लफ्ज़ किसी एटम बम की तरह इसके समातों पर फटे। इस पर सख्ता तारी हो गया था। जी जी अंकल, आपसे कह रही हूँ। मज़हर को किंग सा देकर गोया इसने मोहर तस्दीक सब्त की। मज़हर को ज़िंदगी में पहली बार इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। इसको समझ नहीं आ रहा था उस सूरत हाल में क्या रद्द अमल इसने इसलिए अनसुनी करके बिल्कुल अनजान सा बन गया। 2 कुल्फ़ियाँ मुझे भी ले दें। मज़हर को इससे मिस ना होते देखकर वो फिर कह रही थी, सिस्टर 1 मिनट रुकिए, इनको फारिग करके आपको देता हूँ। रेडी वाला खुद ही इसकी जानी मतवज्जो हो गया था। मज़हर ने जल्दी से अपनी चीज़ें ली और दुम दबाकर वहाँ से निकला। खुद फ़रा ने भी रेडी वाले को तसल्ली के बाद इसकी जानिब देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मोहल्ले के किसी घर से दलीम आया था। दलीम शीरी को बहुत पसंद था। फरा दलीम का पहला किचन में रखकर खासी गर्मजोशी से इसे इत्तला देने पहुंची। वो साबे मामूल आंखें मोदे यासियत की तस्वीर बना बैठा था। हेलो मिस्टर बकरात। नहीं सकरात। इसने इसकी बंद आंखों के सामने चुटकी बजाई। शीरी ने पट से आंखें खोली। इसका चेहरा बेबसी और हसरत का इश्तिहार बना हुआ था। गहरी बोलती आंखों में मायूसी का गहरा अंधेरा
दूर तक फैला हुआ था। उसने जवाब में कहा तो कुछ नहीं, मगर इसके सीने पर आ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की पहली किताब द बैड बिगनिंग रखी थी। वो खुद ही इसके सवाल का जवाब बन गई। फरा को धचका सा लगा। ये किताब गालिबन इनके इस बच्चे कुचे असासे का ही हिस्सा थी जो सब कुछ छीन जाने के बाद बाकी रह गया था। फरा को अच्छी तरह याद था ये किताब इसके सालगिरह पर इसी की किसी सहेली ने से तोहफे में दी थी। वालिदैन की हादसाती मौत के बाद पीछे रह जाने वाले 3 यतीम बच्चों की जदोजहद और तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी की गमज़दा सी किताब थी। और आज कल वो दोनों बहन भाई जिस वक़्त की गर्दिश का शिकार थे इससे खासी मुताकबत भी रखती थी। लगता है जनाब सोच के किसी गहरे समुद्र में गोताज़न थे। मैंने ख्वाम का डिस्टर्ब कर दिया है ना? वैसे अगर आप चाहें तो बता सकते हैं क्या गौर फ़िक्र फरमा रहे थे? सोच रहा था मैं ही बहुत ही बदनसीब है हम, या फिर बहुत ही गुनाहगार जो किस्मत ने हमें अर्श से उठाकर फर्श पर फेंक दिया है। फरा तो पूछ कर पछताई। शीरी की बात कुछ ऐसी गलत नहीं थी। वो जैसी पूरे आसाइश ज़िंदगी और घर छोड़ कर आए थे इसके मुकाबले मतवासत से इलाके की इस खस्ता हाल पुराने तर्ज पर बने 2 कमरों के मकान की हैसियत इसके सामने फ़र्श जैसी ही थी। और फरा बाखूबी जानती थी कि शीरी का वाहिद गम माँ बाप को खो देने के बाद खुद व्हील चेयर पर आ जाना ही नहीं था, बल्कि एकदम से लाइफस्टाइल का बदल जाना भी था। वो इस इलाके और इस घर में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्या बुराई इस इलाके में? इलाके बेशक छोटा है लेकिन लोग कितने अच्छे और बड़े दिल के हैं। ये कितना ज़िंदगी से भरपूर माहौल है। यहाँ हर वक्त एक चहल पहल सी लगी रहती है। कभी कुल्फ़ी वाला आ जाता है तो कभी चाट वाला आकर मज़ा करवा के चला जाता है। ऐसे मज़े हमारे पिछले इलाके में कहाँ थे? और ऊपर से आस पड़ोस की आंटियाँ भी कितनी अच्छी और मिलनसार है। कभी कड़ी चावल घर पहुँच रहे हैं तो कभी बिरयानी और कभी खीर। और पता है अभी सामने वाले घर से एक बच्ची इतना सारा हलीम देकर गई है। शीरी ने इसकी तवक्को के बरखिलाफ़ कोई गर्मजोशी ज़ाहिर ना कि इसका मुँह बदस्तूर फुला हुआ था। एक काम की बात बताऊँ, तुम्हें हर वक्त सड़े हुए बैंगन जैसा मुँह बनाकर रखने से ज़िंदगी आसान नहीं हो जाती है। अगर ऐसा होता ना तो कसम से मैं भी तुम्हारे साथ बोसीदा गो भी जैसा मुंह बनाकर यहीं एक कोने में बैठ जाती। बैंगन शीरी की नापसंदीदा सब्ज़ी थी, जबकि गोभी से खुद फरा की जान जाती थी। इस हसाबे हाल मसाल पर शीरी के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट गूंजी थी। फरा का तीर ठीक निशाने पर लगा था। वो इठलाकर बोली, शुक्र है मुंह सीधा तो हुआ तुम्हारा। मैं दलीम गर्म करके लाती हूँ सारा, लेकिन सारा मत हड़प कर जाना। ऐसा क्यों कह रही हैं? जानती जो हूँ अपनी पसंदीदा चीज़ देखकर तुम्हारे खाने की रफ्तार तेज़गाम की तरह हो जाती है। हाँ तो फिर तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तेज़गाम ने कौन सा तेज़ रफ्तारी के रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं? फरा एक खुशगवार सी झड़प के बाद बच्ची खाने में चली आई। जब तक दलीम गर्म होता रहा इसकी बेआवाज़ आंसू बहते रहे। शीरी तो इसके सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर दिल का बोझ हल्का कर लिया करता था। इसके पास अल्लाह ताला के बाद सिर्फ इसके आंसू थे जिनको बहाकर वक्ती तौर पर ही सही इसके दिल का बोझ हल्का हो जाया करता था। सो इस वक्त भी वो यही कर रही थी। एक तरफ धीमी आंच पर दलीम गर्म हो रहा था, दूसरी तरफ इसके बेआवाज़ आंसू बह बह कर इसके अपने ही दामन में जज़ब हो रहे थे। दिल का बोझ हल्का हो गया तो वो शीरी को दलीम देकर खुद अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे में आ गई। सेल फ़ोन पर असद की मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस की भरमार थी। एक ज़माना था शख्स की कॉल्स का वो इंतज़ार किया करती थी, इसके मैसेज पढ़कर घंटों सरशार रहा करती थी। और अब ये हाल था कि इसने मैसेज खोलकर देखने की ज़हमत तक नहीं की, बल्कि यूट्यूब पर कोई वीडियो लगाकर बैठ गई। कितना मुश्किल वक्त होता है उस शख्स के अस्तर चेहरे को दराफ्त कर लेने के बाद भी खुश रहना जिसको आपने दिल से चाहा और जिस पर बेहद मान किया हो, जिसके बारे में आपको ये गुमान हो कि सारी दुनिया भी आपको छोड़ जाए तब भी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जिसे की खातिर एक वक्त में आप अपना सब कुछ छोड़ देने पर तैयार हो गए हों, मगर फिर वक्त पलटा खाए और इसकी असलियत आपके सामने खुलकर आ जाए। ऐसे वक्त में आपको समझ नहीं आती कि आप बदनसीब हैं या खुशनसीब। किसी धोखेबाज को दुनिया का सबसे मुखलिस और मोहब्बत करने वाला शख्स समझना और इसके लालच को मोहब्बत समझना बदनसीबी हो सकती है, लेकिन वक्त की गर्दिश से इसके चेहरे की सरेत को देख कर पाना और इसके फ्रेब से चुंगल से निकल पाने का मौका मिल जाना खुशकिस्मती ही थी ना। कुछ अर्से करम में मुब्तला रहने के बाद अब वो वक्त के साथ साथ इस झूठी मोहब्बत के एहसास से बाहर निकल रही थी। असद इसका क्लास फेलो था, खुश शक्ल, चर्ब ज़बान, मौका परस्त और लोअर मिडिल क्लास का लड़का था। फरा के वालिद गवर्नमेंट के एक इदारे में आला ओहदे पर फाइज थे। असद कॉलेज के दौर में फ़रा के लाइफस्टाइल से मुतासर होकर बाकायदा प्लानिंग के तहत इसकी जानी बढ़ा था, मगर बाकमाल अदाकार था। इसका लालच और इरादे कभी फ़रा पर ज़ाहिर नहीं हो सके। फ़रा की छोटी सी फैमिली माँ बाप और छोटे भाई पर मुश्तमिल थी, जो एक अच्छे इलाके में एक बड़े और शानदार घर में ठाट बाट से ज़िंदगी गुजार रहे थे। फ़रा अपने वालिद की बेहद लाडली थी। असद को यकीन था फ़रा से शादी के बाद अपना मनपसंद लाइफस्टाइल हासिल कर सकता है, जिसके लिए वो हमेशा से तरसता था। फ़रा तो मोहब्बत में अंधी हो गई, इसकी असलियत देखने से कासिर थी, मगर इसके वालिद ज़माना शनास शख्स थे। असद से पहली ही मुलाकात में वो इसकी असलियत को जान गए थे। उन्होंने फ़रा को इसके
इरादे से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर फ़राह ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। ज़िंदगी में पहली बार फ़राह ने अपने वालिदैन से बदतमीज़ी भी की, सिर्फ इस असद के लिए। जवाबन वालिदैन ने सख्ती की तो वह बाकायदा बगावत पर उतर आई। मजबूरी ने असद को बतौर दामाद कबूल करना पड़ा। उन्होंने असद से फ़राह की मंगनी कर दी और शादी की तालीम मुकम्मल होने के बाद होना तय पाई। असद अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था। इसे अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा था। इसने सोच लिया था कि शादी के बाद फ़राह के घर में ही शिफ्ट हो जाएगा और फ़राह के वालिद की रिटायरमेंट के बाद वो इनके तवज्जुह से इसी गवर्नमेंट इदारे में किसी अच्छी पोस्ट की तवक्को भी लगाए बैठा था। इसके ये सारे ख्वाब यकीनन पूरे हो जाते, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में फ़राह के वालिदैन का इंतकाल हो गया। इसी हादसे में शीरी की रीढ़ की हड्डी भी मुतासर हुई और वो व्हील चेयर पर आ गए। जब तक फ़राह के अकाउंट में पैसा रहा, असद दुनिया दिखावे के लिए इसका साथ देता रहा, मगर जब शीरी के महंगे इलाज के बायस अकाउंट खाली होने लगा तो असद भी अपनी असलियत पर आने लगा। बहरहाल वो मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने नहीं है। अभी भी इसे इस आलीशान घर का आसा था जिसकी इस वक्त अच्छी खासी कीमत थी, मगर जब फ़राह ने शीरी के बरोने मुल्क इलाज की गर्ज से अपना घर बेच कर खुद एक मतवसत से इलाके में छोटा घर लेने का फैसला किया, तब असद खुलकर सामने आ गया। इसने फ़राह के इस फैसले को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए इस पर भरपूर दबाव डालना शुरू कर दिया, मगर फ़राह इसके दबाव में नहीं है और यूं उन दोनों के ताल्लुकात में करवाहट आने लगी। फ़राह ने जल्द ही अपना घर खाली करके स्टेट एजेंट के हवाले कर दिया और ख़ुद एक मतवसत इलाके में किराए पर घर ले लिया और सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारने लगी। अब इसकी ज़िंदगी का मिशन सिर्फ अपने भाई शीरी को फिर से इसके पैरों पर खड़ा देखना था, मगर तब से असद का मिजाज बिगड़ा हुआ था। मुसलसल धमकी मेज़ अंदाज में फ़राह और शीरी को ये बावर करवाने में मसरूफ़ था कि अगर फ़राह ने घर भेज दिया तो इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इन नाखुशगवार वाक़यात के बाद से फ़राह भी इससे बात करने से गुरेज कर रही थी, गोया कुछ भी कहे बगैर इसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। मगर असद भी एक नंबर का डेट और बेशरम शख्स था। इसके बावजूद फ़ोन कॉल्स और मैसेज करने से बाज नहीं आ रहा था। कहो क्या मसला है? एक बार फिर असद की कॉल आने लगी तो उसने बेदिली से दलीम की प्याली रखकर इससे दो दो हाथ करने का फ़ैसला किया। तुम्हारा हिमकाना फ़ैसला है, मेरा सारा मसला। असद की डटाई जूं की तूं थी। फिर क्यों कॉल की है? आपकी तलाक के लिए अर्ज़ है। मेरा फ़ैसला आज भी वही है, बदला नहीं है, क्योंकि तुम एक पल्ले दर्जे की ज़िद्दी और अहमक औरत हो। दिमाग से नहीं दिल से सोचती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, दिल से फ़ैसला मैं पहले किया करती थी, इसलिए लोगों को ठीक तरह परख नहीं पाती थी। जज्बात की पट्टी जो आंखों पर पड़ी होती है, अब तो मुझे दिमाग से फ़ैसला करना आ गया, इसलिए चाहती हूँ कि मेरा भाई, मेरा मुहाफ़िज़ जल्द जल्द अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाए। देखो फ़राह जान, ये एक रिस्क है। डॉक्टर्स अगर 100% श्योर होते तो मैं भी हमारे इस फैसले में तुम्हारा साथ देता, मगर सिर्फ 40% चांसेस हैं शीरी की मुकम्मल रिकवरी के लिए। ज़रा सोचो, तुमने इतना अच्छा घर बेच कर सब कुछ इस पर लगा दिया और वो फिर भी ठीक ना हुआ तो क्या करोगी तुम? इतना अच्छा घर हम सारी ज़िंदगी लगा कर भी दोबारा नहीं बना सकते। असद के लहजे से शहर टपका था, मगर इसके लहजे में लालच और हवस की जो बदबू थी। फ़राह को इससे शदीद कराहत महसूस हुई। वो घर मेरे बाप का है और इसी में इन्हीं के वारिस को इसके पैरों पर खड़ा करने के लिए बेच रही हूँ। मेरा ख्याल है तुम इस मामले में पढ़ने की ना तो ज़रूरत है और ना ही कोई हक। गोया तुम बाज नहीं आओगी? हाँ, नहीं आऊँगी मैं बाज, क्योंकि मैं अपने फ़ैसलों में किसी को जवाब दे नहीं हूँ। और एक अहम बात, तुम मुझसे तमीज़ से बात किया करो, अगर तमीज़ की कमी है तो बात मत किया करो। और शट अप, अब क्या मुझे तुमसे तमीज़ सीखनी होगी? असद अपनी हार सामने देखकर चीख पड़ा था। यू शट अप। फ़राह की आवाज़ इससे भी ऊंची थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो तुम्हें अपने लिए चुना। तुम इस लायक ही नहीं थी कि तुमसे रिश्ता जोड़ा जाता। वाकई ठीक कह रहे हो तुम। दर हकीकत वो मेरे बाप की जॉब और इनका बनाया हुआ घर था जिसके लिए तुमने मुझसे मोहब्बत का झूठा खेल खेला था। मेरे अब्बू तुम्हारी औकात पहले ही मुलाकात में जान गए थे। मुझे अफसोस है, बस मुझे ही लोगों की पहचान नहीं थी। वो मुझे समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए, मगर मुझे समझ ना आई। लेकिन मुझे तुमसे बचाने के लिए उन्होंने जो दुआएं की वो इनकी ज़िंदगी में ना सही, इनके बाद यकीनन कबूल हो गई हैं। इसलिए तुम्हारा असल रूप आज मेरे सामने है। बकवास मत करो वो धाड़ा, तुम बकवास मत करो। लालची, फ्रॉडिया, घटिया, कमज़रफ आदमी, आज के बाद मुझे या मेरे भाई को कॉल करने की कोशिश भी मत करना। फ़ौरन इसकी तबीयत साफ़ करके फ़ोन बंद कर दिया। जिससे मोहब्बत का ताल्लुक़ रहा हो उससे खुद ताल्लुक़ ख़त्म करना आसान नहीं होता, मगर ज़िंदगी में कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि इस पुल सराज से गुजरना ही पड़ता है। वो फ़राह के लिए भी बहुत भारी रात थी। जब से इस अजनबी पड़ोसी लड़की ने इसे अंकल कहकर पुकारा था, मज़र को अपनी बढ़ती हुई उम्र के लिए कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़ गया था। इसे अजरा खाला की अपनी मुस्तकबिल के हवाले पेशन गोई सच लगने लगी थी। नतीजा यही निकला था कि इसकी रातों की नींदें उड़ गई थी। घंटों करवटें बदलने के बाद अगर नींद आ भी जाती तो ख्वाब में बड़ी उम्र की मोटी भद्दी औरतें अपनी दुल्हन के रूप में नजर आती और वो चीखें मारता हुआ उठकर बैठ जाता। 2-4 यूं ही गुजरे तो सकीना को लगा कि इस पर नज़र बद का शदीद असर हो गया। उन्होंने पहले तो घरेलू टोटकों के ज़रिए नज़र आने की कोशिश की, मगर फिर जब इन टोटकों का कोई फ़ायदा ना हुआ तो इन्हें यकीन हो गया किसी हाज़िर ने कुछ करा दिया है।
पता नहीं पहले क्यों मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया। ये जो सालों से तेरा रिश्ता कराने के लिए ख्वार हो रही हूँ ना, मैं यही वजह है इसकी, किसी हादसे ने रिश्ता बांध रखा है तेरा। सकीना ने वसक से इसे यकीन दिलाया तो मज़र की नज़रों के सामने इस दुश्मन जहाँ का दिलकश चेहरा घूम गया, जिसके बच्चे अब इसे मामू कहकर पुकारते थे और जो इसकी ज़िंदगी की पहली ख्वाहिश और पहली मोहब्बत थी और इसकी सगी खाला की बेटी थी। रूही प्यारी दिलकश ज़िंदगी से भरपूर लड़की, वो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। इसकी खाला ने खुद रूही का रिश्ता इसके लिए दिया था, मगर सकीना ने इन्हें लालची करार देकर इस रिश्ते को सख्ती से रद्द कर दिया था, क्योंकि इसकी खाला के माशी हालात इससे काफ़ी कमतर थे। इस साफ इनकार के बावजूद अपनी मोहब्बत की खातिर रूही ने काफ़ी कोशिश की थी कि मज़र अपनी मोहब्बत के लिए कोई स्टैंड ले, मगर मज़र सकीना के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के सामने अपना दिल महसूस करके रह गया था। इस वाक़े के बाद रूही ने इसे फट्टू का खिताब देकर अरेंज मैरिज कर ली थी, लेकिन अब भी जब कभी दोनों का आमना सामना हो जाता तो अपने बच्चों से इसे मामों के लवाए बगैर आगे नहीं बढ़ती थी। वरना वो जो चुहिया सी लड़की मैं इस दिन देखकर आई थी, मेरे शहजादे जैसे बच्चे के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं थी, मगर माँ बाप पता नहीं क्या है इसे लेडी डैना समझ रहे थे। मेरी आंखों पर कैसा पर्दा पड़ गया था जो मैंने रिश्ता दे दिया, वरना इनकी क्या औकात थी जो वो मेरे बच्चे को रद्द करते। जादू का कोई कारीवार चला हुआ है हम पर। ठीक कह रही हूँ ना मैं। वो माजी के झरनों में खोया हुआ था। सकीना की आवाज़ इसे हाल में वापस लाई। इसने खाक में भी नहीं सुना था कि सकीना ने क्या कहा है, मगर आदतन हाँ में सर हिला दिया था। सकीना अगले ही रोज़ एक पीर के आस्थाने पर जादू के तोड़ का तवीज़ लेने पहुंच गई। असद इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। फ़रा की जानिब से टक्का सा जवाब मिल जाने के बावजूद वो शीरी को कॉल्स करने से बाज नहीं आया और बिलाखिर वो बाला शीरी का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो ही गया। देखो शीरी, मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ अच्छे वक्त के साथी होते हैं, इसलिए फ़रा की बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। मैंने जानता हूँ लड़की दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं, वरना जो रवैया इसने मेरे साथ अपनाया हुआ है, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो 1 मिनट नहीं लगाता इसे छोड़ने में। मुखलिस हूँ तुम लोगों के साथ, इसलिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को एक तरफ रखकर बार बार भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। शीरी अच्छी तरह जानता था कि वो इनसे कितना मुखलिस है, मगर हालात ने इसे बेबस कर दिया था। असद अल्लाह खुद गर्ज मौका परस्त और लालची था, मगर मर्दों के समाशे में फ़रा के लिए इसका साथ तहफ़्फ़ुज़ का बायस था। वो तहफ़्फ़ुज़ जो अपनी मजदूरी के बायस वो खुद अपनी बहन को देने से कासिर था, इसलिए वो खुद भी यही चाहता था कि असद और फ़रा का रिश्ता ख़त्म ना हो। आप फिक्र ना करें असद भाई, मैं इन्हें समझाऊंगा। गुड, अगर ऐसा हो गया तो ये तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। खुद सोचो जो तुम्हारी हालत है, अब अपना सब कुछ दाव पर लगा कर भी अगर तुम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल ना हो सके, जिसका चांस 40% है डॉक्टर्स के मुताबिक, तो क्या होगा फ़रा का जो तहफ़्फ़ुज़ मैं से दे सकता हूँ तुम दे सकोगे क्या? नहीं ना। असद लाख चाहकर भी अपनी कम ज़र्फ़ी का इज़हार किए बगैर नहीं रह पाता था। इस वक्त भी शीरी की बात सुनकर वो दिल में फूले न समाते हुए बज़ाहिर एहसान जताना नहीं भूला। इस रोज़ वो दुकान से लौटा तो खिलाफ़े मामूल सकीना का मूड काफ़ी खासा खुशगवार था। खाने के दौरान इसकी वजह भी सामने आ गई। दिन में किसी वक्त इनकी नई पड़ोसन इनके घर होकर गई थी और सकीना को वो अपना गिरवेदा कर गई थी कि वो इसकी तारीफ़ें करते नहीं थक रही थी। मज़र इस रोज़ अंकल वाले नागहानी वाक़े के बाद इससे एक तरफ़ा खुफगी में मुब्तला था। इसने किसी ख़ास इंटरेस्ट का मुज़ाहरा नहीं किया, मगर ये लाताल्लुक़ ज़्यादा अरसा बरकरार न रह सके। अगले रोज़ वो सो कर उठा तो एक जलतरंग सी नस्वानी हंसी की आवाज़ ने इसे चौंकाया। लॉन्च में सकीना के साथ यकीनन कोई लड़की मौजूद थी। इसने तजस्सुस से उठकर सुनगुन ली तो इंकशाफ हुआ कि इससे अंकल कहकर खामख्वाह के अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला करने वाली दोशीज़ा इसकी वालदा मोहतरमा के साथ बैठी खासी बेतकल्फ़ी से बातें भगा रही थी। वो भी इसकी अम्मा की तरह इंडियन सोप सीरियल्स की मदद थी। दोनों किसी ड्रामे के किरदारों पर तस्बा करने में मसरूफ़ थी। ये कम वक्त पुष्पा की सास तो इंसान की बच्ची नहीं लगती। मुझे पूरी की पूरी डायन मनूस हराम है जो 2 घड़ी इस मासूम बच्ची को खुश रहने दे अपने मियाँ के साथ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी आप, लेकिन इसके मियाँ को भी तो देखिए ना आप, कानों का कितना कच्चा है, ऊपर से बिगी बिल्ली भी है। माँ का एहतराम अपनी जगह, मगर इंसान में गलत को गलत और सही को सही कहने की जरूरत तो होनी चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ कानों के कच्चे मर्द से 100 फुट की दूरी भली। सही कह रही हो बेटा, कानों के कच्चे मर्दों की बीवियाँ से दुखी सहती हैं। तुम्हारे अंकल भी रश के कानों के कच्चे वाक़े हुए थे। खैर से बड़े दुख उठाए मुझे गरीब ने भी, जब तक वो बहिश्ती ज़िंदा रहे। सकीना को अपने दुख याद आ गए थे। यूँ ड्रामों से निकलकर बात मर्दों की फितर से होती हुई कड़ी चावलों तक पहुँची, जो कि इंडियन ड्रामों के बाद दोनों ख़वातीन की यकसा पसंद थी। अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी कड़ी चावल में, और शीरी फरमाइश करके इनसे बनवाया करते थे। अचानक ही फ़रा अफसुदा सी होगी। अल्लाह दर्जात बुलंद करे इनके। मेरा बच्चा तुम क्यों दुखी होती हो? मैं हूँ ना। खैर से मैं भी बड़े अच्छी कड़ी चावल बनाती हूँ, तेरा दिल चाहा करे मुझसे फरमाइश किया कर, बल्कि मैं अभी थोड़ी देर में चढ़ाती हूँ कड़ी। आज हम रात के खाने में कड़ी चावल ही खाएंगे। सकीना ने तुमसे तो
सकीना ने तुमसे तू का सफ़र तय करते हुए इसे लाड से गले से लगा ली। इन दोनों के लिए ये वही इल्हामी लम्हा था जो दो अनजान लोगों को देखते ही देखते मोहब्बत अपनाईत के ऐसे रिश्ते में बांध देता है जो किसी तौर खून के रिश्ते से कम नहीं होता। सकीना ने इससे रात खुसूसी तौर पर कड़ी चावल पकाए और जब मज़े से कहा कि वो जाकर देख कर आए तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। वजह इसकी बढ़ती हुई उम्र के बावजूद शादी न होने के बायस से पैदा होने वाला अदम तहफ़्फ़ुज़ था। इसे डर था कि फ़राह फिर कहीं इसे अंकल कहकर इसके ज़ख्मों पर नमक न छिड़क दे, क्योंकि बहरहाल वो जिस उम्र में काफ़ी कम थी। इस रोज़ के बाद तो जब फ़राह का दिल चाहता वो धड़ल्ले से इनके घर चली आती सकीना और वो दोनों मिलकर ड्रामों पर तस्वरे करते, मुफ्त शाम के खाने बनाते। मज़र से भी इसकी रस्मी दुआ सलाम हो जाती थी, लेकिन बात इससे आगे कभी नहीं बढ़ सकी थी। इसकी दो वजूहात थी। पहली ये वजह थी कि इससे जी भरकर लड़कियों वाले काम लेने के बावजूद सकीना को इसका लड़कियों में बैठना उठना सख्त नापसंद था। दूसरा मज़हब मियाँ के अपने खौफ थे। चुनाचा बज़ाहिर इन दोनों के दरमियान ना होने बावजूद भी कभी छुप कर कभी ला ताल्लुकी से इधर उधर जाते हुए इनकी बातें सुनता रहता था। और ख़ास तौर पर रात को जब सकीना सो जाती तब सहन में खामोशी से आकर बैठ जाता, क्योंकि इस वक्त अक्सर बराबर वाले घर के से में फ़राह शीरी बातें किया करते थे और मज़ा खामोशी से इनकी बातें सुना करता था। यूँ बज़ाहिर इनसे ला ताल्लुक़ होने के बावजूद इन दोनों बहन भाइयों से इसका उनसियत का ताल्लुक़ बन गया था। सकीना काफ़ी अरसे के बाद आज फिर इसके लिए लड़की देखने गई हुई थी और मज़हब पर अजीब व नामहसूसी उदासी तारी थी। हालांकि एक ज़माना था जब सकीना इसकी लड़की देखने जाती तो वो पीछे से सुहाने सपनों में खोया रहता था। सकीना की 10 साल नाकाम जदोजहद ने इसे शादी से ही मुंतफर कर दिया था। हालांकि सकीना अभी वापस नहीं आई थी, मगर इसे यकीन था कि इस बार वही होगा जो पहले होता रहा था। वो बेजारी से आईने के सामने खड़ा बालों में उतर आने वाली चांदनी का जायजा ले रहा था जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। इसके अंदर अजीब नफरत अंगेज सोचें पैदा हो रही थी। इसे याद आया सकीना काफ़ी दिनों से इस पर हेयर कलर लाने के लिए जोर दे रही थी, मगर इसने ज़रा भी कान नहीं धरे थी। इसी बेकरारी के आलम में सर में मौजूद सफ़ेद बालों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा। सफ़ेद बालों की तलाश में इसने बालों में हाथ मार मार कर खिचड़ी से बना ली थी। साथ इसके खुद से बातें सी भी जारी थी। अगर आज भी कुछ ना हुआ ना तो साथ साथ कह दूंगा अम्मी से नहीं करनी मुझे शादी। ये बार बार उम्मीद और नाउम्मीदी का खेल तो ख़त्म होना कम से कम। तभी दरवाजे पर दस्तक ज़ोरदार दस्तक हुई। सकीना को गए काफ़ी देर हो गई थी, वो ही आई होगी। इसी ख्याल से वो बालों को संवारने की जहमत किए बगैर ही मेन गेट की जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खोलते ही इसने साबे आदत सलाम किया, मगर सामने सकीना नहीं बल्कि इनकी नई दोस्त खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम इसे फ़ौरन ही जवाब दिया, जबकि इस गैर मुतवक्को सूरत हाल पर मज़र की हालत गैर हो गई थी। आंटी से मिलना है। वो यूँ ही जैसे अंदर जाने के लिए रास्ता चाह रही थी। अम्मी घर पर नहीं है। ओह, वो खासी मायूस हुई। मज़र बस जल्द से जल्द इसके जाने का मुंतज़िर था ताकि दरवाज़ा बंद करके सुकून का सांस ले। वो जिस हालत में खड़ा था इसे शदीद सबकी महसूस हो रही थी। एक फेवर चाहिए था आपसे, अगर आपको ज़हमत ना हो तो जी बताइए। मज़र में मरवत कुट कुट के भरी थी। वो इससे लम्हे बस यही कर सकता था। कुछ सामान मंगवाना है मार्केट से, मगर जल्दी से। असल में मेरी हांडी चूल्हे पर है, वरना तो मैं खुद जाकर ले आती। सकीना के कहने पर वो अक्सर बेर से इनका सामान ला दिया करता था। आज पहली बार वो बराह रास्त से इससे मुखातिब थी। फ़राह ने सामान की लिस्ट का पर्चा से थमा दिया तो वो इमरजेंसी के आलम में इसी हुली में घर से निकलने लगा। आप यही रुके, मैं अभी लेकर आया। सुनिए, फ़राह की पुकार पर जाते जाते रुक कर मुड़ा। वो जल्दी तो है मगर इतनी भी जल्दी नहीं, मेरा मतलब है आप चाहें तो इत्मीनान से बाल बनाकर जा सकते हैं। फ़राह ने झिझकते हुए इसकी तवज्जो इसके बिखरे बालों की जानिब करवाई तो वो खसखस सा गया। ऊपर से फ़राह की मुस्कुराती आंखों से इसके रहे से उस्तान भी ख़ता कर दिए। जी जी ठीक कह रही हैं आप। फ़राह इसकी बात सुनकर दोस्ताना से अंदाज में मुस्कुरा दी। मैं जाकर हांडी देखती हूँ, थोड़ी देर में आकर सामान ले जाऊँगी। नहीं नहीं, मैं खुद सामान पहुँचा दूँगा आपके घर। थैंक यू, आप भी आंटी की तरह बहुत स्वीट है। मज़र फ़राह की सादगी से कहेगी इस तारीफ से मज़र लड़कियों की तरह शर्मा गया। फ़राह को इसके इस मासूम से अंदाज ने जी भर कर हैरान किया। ज़िंदगी में पहली बार इसने एक ऐसा मर्द देखा था जिसकी आंखों में हया थी। कुछ देर पहले तक अफसुदगी का शिकार मज़रा अब खुद को हशाश बशा महसूस करा था। फ़राह का मतलूबा सामान लेकर वो जो ही अपनी गली में दाखिल हुआ इसकी मट भी रूही से हो गई। खिलाफ मामूल आज इसके साथ इसके बच्चे नहीं थे। सुना है आज फिर खाला लड़की देखने गई हैं तुम्हारे लिए। इसने साबे आदत मुद्दे की बात की। मज़र बेबसी से देखता ही रह गया। कोई बरशत भर की कोई पली पलाई भैंस कोई उम्र में बड़ी, वो भी पूरे 3 महीने। दुआ है आज वाली पसंद आ जाए इन्हें और इसके बाद सामने वालों के म्यार पर भी तुम पूरे उतर जाओ, वरना उन्होंने इनकार कर दिया तो खाला की पसंद नापसंद की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, है ना। इसके चेहरे पर मौजूद तंज मज़र को साफ साफ बता रहा था कि पिछले महीने इसके मुस्तरद होने वाले वाक़े से बाखूबी वाकिफ़ थी।
माफ़ कर दो मुझे, मज़र ने जिस अंदाज़ में गोया हाथ जोड़ दी। कुछ देर पहले वाली सारी बातें हवा हो गई थी। मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। अब तो बस ये दुआ है कि तुम्हारी वालदा मोहतरमा भी तुम्हें माफ़ कर दे। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने तुम्हारे लिए, दूसरी शादी करके ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हासिल कर सकती थी मगर नहीं किया उन्होंने ऐसा। और अब अपनी नाकाम हसरतों महरूमियों का हर्जाना वसूल कर रही हैं। वो तुमसे बात बहुत कड़वी थी मगर गलत नहीं कह रही थी। वो ये मज़र भी बखूबी जानता था, इसलिए जवाबन खामोश रहा और सर झुका के अपने रास्ते पर चल दिया। और रूही इससे हमदर्दी से जाता हुआ देखती गई। एक ज़माना था जब उस सीधे सादे हालात की चक्की में पिसे हुए शख्स से मोहब्बत करती थी और यही वो शख्स था जिसने इसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख भी दिया था। जब दोनों की शादी का मामला शुरू हुआ तो मज़र के कमज़ोर रवैये ने इसे जी भरकर रुलाया भी और पछतावे में मुब्तला भी किया, लेकिन रूही ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी मोहब्बत की बका के लिए तनहा ही दुनिया के सामने डट गई। इनकी मोहब्बत के दरमियान एक ही रुकावट थी और वो भी इसकी अपनी सगी खाला यानी कि सकीना। खाला हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसने बाबंग दहल सकीना के सामने इकरार किया। खबरदार लड़की जो मेरे मासूम भोले भाले बच्चे पर अपनी करतूतों का मलबा डाला। एक तरफ सकीना ने इसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ मज़र भी इसकी बात की तायद करने के बजाय साफ मुकर गया। मज़र सच कह रही है ये? नहीं अम्मी झूठ कह रही है, मैंने इससे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो बस खालाजाद है इसलिए कभी कभी बात कर लेता हूँ। झूठे आदमी, तुम तो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा फट्टू निकले। शुक्र है ये किस्सा खुद ही ख़त्म हो गया, वरना तुम्हारे जैसे कमज़ोर और फट्टू आदमी की बीवी खिलाने से बेहतर था मैं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाती। गुस्से में वो जो जी में आया बोलती चलेगी। जवाबन सकीना ने भी इसके खूब लते लिए। बहरहाल ये किस्सा दोनों ख़ानदानों के कतई ताल्लुक़ पर ही ख़त्म हुआ। वक्त आगे बढ़ा, रूही की शादी होगी, बच्चे हो गए। अब वो अपने घर में खुश और मुतमिन थी मगर मज़र के साथ जो कुछ हो रहा था सारे मोहल्ले की तरह वो भी बाखबर थी। कतई ताल्लुक़ के बाद वो काफ़ी अरसे इससे नफ़रत करती रही मगर अब इसकी ये नफ़रत हमदर्दी में बदल गई थी। वो आते जाते जहाँ मौका मिलता है इसे ताने मारती। मकसद इससे ज़हनी अज़ियत देना नहीं बल्कि इसके अंदर कहीं गहरी नींद सोई इसकी जुर्रत को बेदार करना था ताकि वो अपनी वालदा की कैदी अदम तहफ़्फ़ुज़ात से भरपूर मोहब्बत के हाथों मज़ीद कठपुतली बनने की बजाय बहैसियत इंसान अपनी बुनियादी हकूक़ हासिल कर सके जो इससे छीन लिए गए थे। जून के वक्त के इससे तपती हुई इसी दोपहर में वो अपने घर की जाने रवा दवा मज़र को अफसुदगी से देखते हुए दिल से इसकी खुशियों के लिए दुआ गो थी। इससे पहले कि वो मुड़कर अपनी राह लेती इसकी निगाहों ने जो मंजर देखा वो चुकाने देने वाला था। मज़र अपने घर की बजाय बराबर वाले घर के दरवाजे पर रुककर बेल बजा रहा था। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला था और एक खुश शक्ल सी लड़की ने बाहर झांका था। मज़र ने सामान की थैलियाँ लड़की को थमा दी थी। वो दोनों चंद लम्हे महवे गुफ्तगू रहे। रूही मुड़कर अपने घर की जाने भी चल दी मगर वो मंजर के चेहरे की रौनक, लड़की की खुशगवार मुस्कुराहट, सब कुछ इसकी सोच में अटक कर रह गया था। मज़र सामान फ़रा को देखकर घर लौटा तो एक मायनी खेज़ मुस्कुराहट इसके लबों पर चिपकी हुई थी और ये मुस्कुराहट इस वक्त तक इसके लबों पर जमी रही जब तक सकीना की वापसी नहीं होगी। सकीना की वापसी पिछले बार से भी ज़्यादा नाखुशगवार मूड में हुई। अज़रा खाला के बाद उन्होंने जिन ख़वातीन की खिदमत हासिल की थी वो पहले ही रिश्ते के बाद इनके एज़ो गज़ब का शिकार बन गई थी। वो खातून इन्हें एक 30 साल लड़की के घर ले गई थी। वो सकीना को इनकी ये हरकत अपने 35 साल से ऊपर के बेटे की शान में गुस्ताखी लगी थी। इन्हीं लान तरानियों में मसरूफ़ वो रात को कबाब फ्राई करते हुए अपना हाथ जला बैठी। सो इत्तफाक इसी दौरान फ़रा बिरयानी लेकर आ गया। वो सकीना की हालत देख खासी परेशान हो गई थी। सकीना का हाथ वाकई तेल गिरने से अच्छा खासा झुलस गया था। इसको कहते हैं दिल से दिल को राह होना। हाथ जला भुना कर मैं तो परेशान बैठी थी, बेचारा मेरा बच्चा बर्ची खाने में जान खपा रहा था। सकीना से अपनी रोदा सुना रही थी। मज़र भी वहीं आ गए। ये ले मेरे बच्चे, दिल्ली से जाकर खाना लगा। सकीना की भूख बिरयानी को देखकर चमक गई थी। उन्होंने फ़ौरन ही मज़र को हुक्म दिए जिसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। इसने हमेशा ही वक्त पड़ने पर अपनी वालदा का किसी सुगड़ बेटे की तरह साथ दिया था। इस वक्त भी वो जल्दी से फ़रा से ट्रे लेकर किचन की जानिब चल दिया मगर फ़रा ने ऐसा मंजर ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो खासी हैरान थी मगर ये हैरानी इसे ज़ाहिर नहीं होने दी थी। अगले रोज़ वो सकीना से मिलने गई तो पता चला कि सकीना की तबीयत की नासाजी के बायस बर्ची खाने की तमाम जिम्मेदारी मज़र के कंधों पर आन पड़ी है। फ़रा यूं ही आकर बैठी। कुछ देर बाद वो चाय के 2 कप नफासत से लेकर चलाए और सकीना इसकी शान में ज़मीन आसमान के एक करने लगी। फ़रा चाय की खाली कप किचन में रखने की तो मज़र खासी बुरी शक्ल बनाकर आटा छान रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं आप अम्मी की जो हालत है वो तो नहीं गूंथ सकती ना आटा, इसलिए मैं बस वो सफाई देने लगा। फ़रा ने फ़ौरन ही इसे किचन से निकल जाने का हुक्म सादर कर दिया। मज़र ने भी कोई मज़ामत नहीं कि यूँ भी फ़रा के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद घर के मर्द किचन में काम करे और ये वाकई सच था। अच्छी खासी लिबरल सोच रखने के बावजूद वो औरतों के इस ग्रोह का हिस्सा नहीं थी जो खाना खुद गर्म करो का कार्ड उठाए सड़कों पर मंडलाती फिरती। अपनी माशरती रवायत के मुताबिक किचन के कामों के लिए औरतों को ही जिम्मेदारी समझती थी। मज़र को किचन से बाहर निकाल के इसने खाना बनाने के लिए
खाना बनाने से लेकर किचन की सफाई तक के सारे काम किए और इसके बाद अगले पूरे हफ्ते इनके घर का निज़ाम इसी तरह संभाल लिए, गोया इसी घर का फ़र्द। और बज़ाहिर चुलबुली सी लगने वाली इस लड़की के सुगड़ पे और सलीके ने सकीना को हैरान कर दिया। वो जब मौका मिलता इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाती थी। मज़र इसकी बातें बड़े शौक़ से सुनता और मुसलसल तायद में सर हिलाता रहता। अब तो इसकी भी फ़रा से अच्छी खासी बातचीत और उनसियत हो गई थी। ये लड़की जिस घर की भी बहू बनेगी ना, इसकी इस घर की तो चांदनी हो जाएगी। इन दिनों सकीना की हर बात की तान आकर फ़रा की तारीफ़ पर टूटती थी। मज़र ने आज खुद ही फ़र्ज़ कर लिया कि सकीना फ़रा को अब बतौर बहू पसंद कर चुकी है। सोने पर सुहागा इन्हीं दिनों मज़र ने सकीना को रिश्ते वाली खाला के साथ टाल मटोल करते हुए देख लिया और इसका ये गुमान यकीन में बदल गया कि अब बस फ़रा ही इसकी शरीकी हद बनेगी। बस फिर क्या था, इसकी सोच को एक महवर मिल गया था। अब बस वो हर वक्त फ़रा के ख्याल में गुम खामखा मुस्कुराता हुआ पाया जाता। फ़रा इसे अपने ख्वाबों की वो शहज़ादी लगने लगी थी जिसके इसने कभी ख्वाब नहीं देखे थे, मगर कुदरत ने इसे इसके सब्र की बदौलत अनायत कर दी थी। फ़रा की सबसे कमाल बात यह थी कि इसने इसकी अम्मा का दिल जीत लिया था, जो कि कोई मामूली बात नहीं थी। फिर हुआ यूँ कि मज़र को ख्वामखा मुस्कुराना और गुनगुनाना ज़्यादा अरसा सकीना की काबी नज़रों से छुपा ना रह सका। क्या हो गया मेरे बच्चे, बावला तो नहीं हो गया कहीं, कोनों खुदरों में छुप कर क्यों दांत नकोसता रहता है। सकीना ने एक दिन इसे आ लिया। मज़र इससे अचानक छापे पर बुरी तरह घबरा गया। जल्दी से बतीसी छुपा कर मस्किन शिकवा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए सकीना को धोखा देने की कोशिश की, मगर इन्हें धोखा देना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे बैल से दूध की तवक्को करना, वो भी बछड़े समेत। इसने मुँह की खाई क्योंकि सकीना की परेशानी के बल मजीद बढ़ गए। पागल समझ रखा है मुझे, सकीना के सवाल पर वो मजीद सटपटा गया। शो में ही किस्मत, हाथ में मोबाइल भी नहीं था, वरना यही बहाना कर देता कि कोई कॉमेडी शो देख रहा था। कुछ नहीं अम्मी, वो बस एक पुराना सा लतीफ़ा याद आ गया था। अचानक बोंगा सा बहाना था। सकीना खाक भी मुतमिन नहीं हुई थी, मगर खुशकिस्मती से इसी वक्त सकीना की किसी जाने वाली की कॉल आ गई। यूँ मज़र की जान बख्शी हो गई। कई दिनों के सोच विचार के बाद रूही ने मज़र की प्रोसेस से राह और रस्म बढ़ाने का फैसला किया। अपनी मिलनसार तबीयत के बाद इस मामले में से कोई ख़ास दुश्वारी पेश नहीं है। सकीना आंटी, ये तुम्हारी सगी खाला है। फ़रा के लिए ये इंकशाफ खासा हैरान कन था। हाँ भी, तुम्हारी मुँह बोली खाला मेरी सगी खाला है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि हमारे इनके ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मगर क्यों? ये मोहब्बत की कहानी है। फ़िलहाल तो मेरे मियाँ के आने का वक्त हो रहा है, फिर कभी आऊँगी तो सुनाऊँगी। इसने लापरवाही से बेड पर फेंकी गई अपनी चादर उठाते हुए सर पर डालते हुए कहा, दोबारा आओ तो बच्चों को भी साथ लाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम भी एक काम करना, मेरी जज्बाती खाला से आप मिलो तो इनके सामने मेरा जिक्र करने मत बैठ जाना, वरना खड़े खड़े तुम्हें घर से बाहर निकाल कर हमेशा के लिए हर ताल्लुक ख़त्म कर देंगी। फ़रा को हैरान परेशान छोड़कर वो चली गई, मगर 2 दिन बाद वो अपने बच्चों के हमरा फिर आन। जबकि इसके बच्चे भी इसी की तरह क्यूट थे। हर किसी को दिल की बात नहीं बतानी चाहिए, मगर तुम बहुत अपने से लगी हो, बल्कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगा कि मेरा कुछ साल पुराने वाला विजन मेरे सामने आ गया हो, और मेरी जैसी हो तो यकीनन पेट की हल्की नहीं हो सकती। तो रूही ने तवील तहमीद के बाद इसे सारी राम कहानी सुना डाली, अपनी और मज़र की मोहब्बत की कहानी। मज़र का फट्टूपन, सकीना खाला का जालिम समाज बनकर बीच में आ जाना, रिश्तों में दरारें पड़ना वगैरह वगैरह। आखिर आंटी को तुमसे मसला क्या था? इतनी प्यारी, इतनी अच्छी हो तुम तो। फ़रा की रानी हाथ से सवा थी, वो दिल की अच्छी थी, इतनी अच्छी कि ये सवाल हमेशा इसके लिए उलझन का बायस रहता था कि लोग बगैर किसी वजह के क्यों दूसरों से चिढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि इसने कभी अपने दिल में किसी के लिए बिला वजह की चिड़िया नफ़रत महसूस नहीं की थी। आंटी तो इतनी अच्छी है, इतनी स्वीट है, और तुम भी इतनी प्यारी हो। और आंटी को जितना मैंने जाना है, मुझे तो वो खासी लिबरल सी लगती है। आखिर मसला क्या था? मसला क्या था इनको तुमसे? फ़रा ने अक्सर सकीना को टीवी ड्रामों को इनके इन सास और नंदों को कोसते ही देखा था, जो लव मैरिज करने वाली अपनी बहू और भाभी की ज़िंदगी जीरन किए रखती। इनको मुझसे सिर्फ मसला नहीं था, बल्कि अजली बैर था। एक तो मैं मज़र से उम्र में बड़ी हूँ पूरे 3 महीने, दूसरी मेरी ज़बान भी कैंची की तरह चलती है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही कुछ मसाइल थे। बस चलो कोई बात नहीं, मगर तुम ठीक ठाक छोटी हो, इससे रवा रवी में रूही के लबों से फिसला था। और फ़रा ने उलझ के से देखा, क्या मतलब ये कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया अरबाब की सूरत में, वही मेरे लिए सबसे अच्छा था, और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। लेकिन मुझे मज़र के लिए बहुत दुख होता है। पिछले 10 सालों से खाला इसके लड़कियाँ ढूंढ रही है, मगर इसका मिशन है कि पूरा ही नहीं हो रहा। फ़रा के चूकने पर इसने बात को कमाल महारत से इस तरफ घुमाया कि फ़रा इसकी बात का महफूम समझने से कासिर रहेगी। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फ़रा अपने वालिदैन की हासाती मौत से लेकर असद से मोहब्बत और फिर इसकी खुद गर्जी तक का सारा हवाले से सुनाती चली गई। बस यूँ समझो मेरे वाला भी इन्हीं लोगों में से था, जो दावा तो आसमानों से तारे तोड़कर लाने का करते थे, मगर वक़्त पड़ने पर औकात इनकी एक पाव दही लाने की भी नहीं होती। बस यही वक़्त रह गई है आजकल की मोहब्बत की। फ़रा का लहजा अभी आप जहरीला सा हो गया था। खैर, अब हर कोई भी ऐसा नहीं होता। मुझे देखो, मज़र ने कभी मुझसे तारे तोड़कर लाने का वादा नहीं किया था, और खैर से ला कर दिए भी नहीं। रूही ने खासे ड्रामाई अंदाज में अपना फ़िक्रा मुकम्मल करके खुद ही एक बुलंदो बाग कहका भी लगा दी, और अगले ही पल फ़रा की हंसी की आवाज़ भी इसकी
जैसे से मिल गई। इसे रोज़ खुलकर अपने दुख सुख एक दूसरे से कह लेने के बाद इनका ताल्लुक मज़ीद गहरा हो गया था। दोनों को देख के लगता ही नहीं था कि दोनों का ताल्लुक महज चंद रोज़ पहले हुआ था। दोनों बचपन की गहरी सहेली लगने लगी थी, मगर इनकी इस दोस्ती से फ़िलहाल सकीना मज़हर बेखबर थे और इसकी वजह रूही की दानास्ता कोशिश थी। कई रोज़ हो गए थे फ़राह अपने मकान की फ़रोख्त के सिलसिले में ऐसी उलझी हुई थी कि सकीना की तरफ भी नहीं जा सकी थी। इसके ना आने से मज़हर पर एक अजीब सी बेकली और बेचैनी तारी थी, मगर वो चाहकर भी इस बारे में बात नहीं कर सकता था। तीसरे दिन तो मज़हर की बस होगी, बेचैनी हद से सवार थी। इस हालत में वो बाहर गली में निकल कर खामखा जले पैर की बिल्ली की तरह मार्च करने लगा। दिल में शदीद ख्वाहिश मच रही थी कि शायद आते जाते इसे फ़राह नज़र आ जाए, मगर सामना रूही से हो गया था जो फ़राह के घर से ही बरामद हुई थी। मज़हर पहले तो चौंका, फिर इसने साबे मामूल कनी कतरा कर गुजर जाने की कोशिश की, मगर रूही ने इसे मौका नहीं दिया। लड़की अच्छी है, इसकी आंखों में आंखें डाल के वो साबे आदत बिला तमीद बोली। मज़हर ने नज़रें चुराई, ज़्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, जानती हूँ फट्टू हो तुम, मगर काट के उल्लू सिर्फ लगते हो नहीं। एक के बाद दूसरा चांस मेरा है, तुम्हें अब इस चांस को खो मत देना, क्योंकि तीसरा चांस बहुत ही खुशनसीब लोगों को मिलता है और तुम इतने खुशनसीब नहीं हो। अगर होते ना तो मुझे ना खो देते, लेकिन चलो खैर है, तुम्हारे जैसे फट्टू का मुझसे कोई जोड़ था भी नहीं। और हाँ, अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह सकते हो, मेरी दोस्त है वो। रूही अपनी कहकर चलती बनी। मज़हर बस चुपचाप खड़ा ऐसे जाता देखता रहा। वो हमेशा से ऐसी ही थी, दबंग मन चली, अपनी बात झट से कह देने वाली, इसके दिल की बात बिन कहे ही जान लेने वाली। मगर खुद मज़हर में कहाँ इतनी हिम्मत थी, वो इसकी मदद हासिल करने का सोच भी सकता। वो खामोश से किसी मौजे की होने का मुंतज़िर था। अरे भी नहीं देखनी कोई लड़की वड़की, अब तो मैं खुद ही कुछ करूँगी। रिश्ता कराने वाली एक जगह खाला इनके घर बैठी सकीना को मनाने में मसरूफ़ थी। वो पिछले काफ़ी अरसे से इसके साथ जाने से टालमटोल से काम ले रही थी। अरे सकीना भी बड़ी अच्छी लड़की है, तुम्हारी से टालमटोल में हाथ से निकल जाएगी, निकलती है तो निकल जाए। सकीना की बेनियाजी हंसे सवाती, क्या हो गया है बीबी, कोई लड़की देख ली है क्या? हाँ, यही समझ लो। सकीना ने खाक भी कोई लड़की नहीं देखी थी। इस जवाब का मकसद सामने बैठी खातून से जान छड़ाना था, मगर बैठक के बाद शरबत के गिलास लिए खड़ा मज़हर ये बात सुनकर खिलसा गया। इसका गुमान यकीन में बदल गया कि सकीना ने फ़राह को बतौर बहू फाइनल कर लिया, और ये ख्याल बड़ा ही खुशकुन था। अम्मी, कितने दिन हो गए हैं आपकी सहेली तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हैं। अगले रोज़ रात के सकीना के पैद बातें मज़हर मियाँ ने खासे झिझकते हुए फरमाया। जो अब सकीना का मुँह खुल गया है, मेरी कौन सी सहेली, एक सुरैया ही थी बेचारी, वो तो वक़्त से पहले ही दुनिया से सदार चुकी है। आहा, क्या अच्छा वक़्त गुजारा था बिश्तन के साथ, बस थोड़ी सी शकी खौरन थी, मगर दिल की बड़ी हीरा औरत थी। सकीना ने यादों के दरीचे खोल दिए और इनको गलत सिमत में निकलते देखकर मज़हर जी भर कर बदमज़ा हुआ। इसने फिर से घुमा फिरा कर अपनी बात करने की कोशिश की। नहीं अम्मी, सुरैया खाला की बात नहीं कर रहा मैं, तो वो आपकी, मेरा मतलब था कि आपकी बराबर वाली सहेली। मज़हर ने दिल के चोर के बायस नाम लेने से फिर भी इज्तनाब किया। आय हाय, तो इतनी पहेलियाँ क्यों भिजवा रहा है, सीधे सीधे क्यों नहीं कहता फ़राह की बात कर रहा है? जी इनकी ही बात कर रहा हूँ। मज़हर ने शिद्दत जज्बात से खुल पड़ने वाली बातों को बामुश्किल सकीना से छुपाए। इस बेचारी बच्ची के कंधे पर तो जिम्मेदारियों से झुके हुए हैं, नहीं मिल रहा होगा वक़्त, आसान थोड़ी होता है मजदूर भाई की देखभाल के साथ साथ घर के सारे झंझटों को निपटाना। ऊपर से वो बेचारी तो आजकल अपना घर बेचने की भागदौड़ में भी लगी हुई है। फ़राह ने सिवाय असद से मंगनी के तकरीबन तमाम ही बातें सकीना को बताई हुई थी। वो अंदाज़ा लगाते हुए बोली, लेकिन फ़राह का तज़किरा करते हुए जो शीरनी सी सकीना के लहजे में उतर आई थी। मज़हर का हौसला एकदम ही बुलंद हो गया। आपको वो बहुत पसंद है ना अम्मी? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। वो सकीना को 440 वोल्ट का झटका लगा। शर्माते लहजते हुए मज़हर अपनी वालदा के तासुरात देखने से महरूम रहा। अम्मी, आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है मुझे, जानता हूँ आपने इसे बतौर बहू पसंद कर लिया है, यकीन करें मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मज़हर मियाँ ने तो अपनी इतनी फरमाबरदारी का मुजाहरा किया था, मगर सकीना यूँ बद की गोया किसी ने हथौड़े का कारी वार कर दिया हो। बकरे, ये क्या उलफुल बके जा रहा, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तेरा? खबरदार जो कोई उल्टी सीधी बात सोची हो तो जान निकाल दूंगी मैं तेरी। सकीना के खुदरे लहजे ने इसके औस्थान खता कर दी और इनका रद्द अमल कते इसकी तवक्को के बरखिलाफ था। अभी मेरे ख़ानदान पर इतना बुरा वक्त नहीं है कि मैं इस जैसी लड़की को बहू बनाने का सोचूं। तोबा तोबा, वो घाट घाट फिरने वाली, मुँह फट अपनी मनमानी करने वाली, चलती पुर्जा फैशनी लड़की जिसके चेहरे की मासूमियत मेकअप थोप थोप कर उड़ चुकी है। मेरे मासूम सादा लो बच्चे के लिए क्या इतनी बड़ी दुनिया में वही रह गई है? कुछ देर पहले तक तो वो हीरा बच्ची थी, एकदम ही इतनी खामी कैसे पैदा होगी इसमें? आपको तो इतनी पसंद थी। वो सकीना का बयान एकदम बदल गया था। मज़हर हक्का बक्का सा रह गया था। पसंद तो मुझे वो पिछली गली की रवीना भंगन की बेटी पर नाज भी बहुत है। अब क्या इसको भी अपनी बहू बना कर ले आऊँ? सकीना को इसका बहस करना एक आंख नहीं भा रहा था। वो धाड़े मज़हर को सांप सूंघ गया। सकीना ने अपने तय ही फ़र्ज़ कर लिया था कि फ़राह ने मज़हर को दाएं दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया है। तो तू जो बड़ा हमायती बन रहा है ना, इसका सब समझ आ रहा है मुझे। नहीं अम्मी, आपको गलतफहमी हो रही है। इस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं है। मैंने तो
ये इतनी बड़ी बात सिर्फ आपका रुझान देखकर कर दी, वरना मज़र की घिघी बंद गई थी, तो तीर कमान से निकल चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे फ़रा की बेगुनाही साबित करे, जिसका ऐसे सारे मामले से कोई लेना देना नहीं था, मगर इल्ज़ाम मौदर इल्ज़ाम ठहरा दी गई थी। चुप कर जा बकरे, ये जो तू इसका हमायती बन रहा है ना, इससे तो मेरा शक यकीन में बदल रहा है, दिमाग घूम रहा है मेरा। ये अच्छी तरह जानती हूँ कौन कितने पानी में है। बोली हूँ मैं, मगर अकल की अंधी नहीं हूँ। सब समझ आ रहा है मुझे। ये भाग भाग कर यहाँ मेरी मोहब्बत में नहीं आया जाता था। वो सुगड़ पे का मुजाहरा, वो अपनेपन का दिखावा मेरी नाक के नीचे मेरे मासूम बच्चे को फंसाने की प्लानिंग थी। अब आए ज़रा वो चालाक औरत यहाँ ऐसी तबीयत साफ़ करूँगी कि इसकी कि दोबारा कभी किसी माँ के घर पर नकब लगाने का सोचेगी भी नहीं। यतीम समझ कर दो बोल हमदर्दी और मोहब्बत के क्या बोल लिए। इसने तो बड़े बड़े सुहाने सपने ही सजा लिए। सकीना का बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर फ़रा की गर्दन दबा दे। अम्मी यकीन करे ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बस मैं मज़न एक बार फिर अपनी बात समझाने की नाकाम सी कोशिशें की, मगर सकीना को समझ के मूड में नहीं थी। उन्होंने मज़र को बुरी तरह डांट कर चुप करवा दी। खबरदार जो तू कुछ बोला हो, तुझसे भी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। यूँ तो सकीना गुस्से की तेज़ ही थी और मज़र की अक्सर तबीयत साफ़ करती रहती थी, मगर इनका ऐसा जलाल मज़र ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो बस रह के इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने इनसे अपने दिल की बात करने का सोचा था। आंटी कल की किस्त देखी है अपने सरस्वती राज को बिला आखिर अमृता के खिलाफ करने में कामयाब होगी। बेचारी अमृता अब ठीक कहती थी, ये सरस्वती माँ नहीं है, कोई डाइन है जो अपने ही बेटे की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। फ़रा अभी आई थी और वही अपने महसूस अंदाज में बातें कर रही थी, मगर सकीना के तासुर खासे रूखे पीके थे। अरे भाड़ में जाए सरस्वती और जन्नों में जाए अमृता, यहाँ मेरे अपने घर में नकब लगाई जा रही है। सकीना तड़क कर कहा। फ़रा का चेहरा उलझन का इश्तिहार बन गया। देखो बीबी, तुम यूँ मुँह उठाए रोज़ाना यहाँ ना चली आया करो। जवान जहान हो तुम, और मेरे घर में भी जवान जहान शरीफ बच्चा है, घर में टिक कर बैठा करो। बेचारा एक मजदूर भाई घर में लाचार पड़ा है, तुम्हारे इसका ख्याल करने की बजाय ख्वामखा मटर गश्तियाँ करती फिरती हो तुम। अच्छी बात थोड़ी है ये। सकीना के लहजे में हद दर्जा हकारत थी। फ़रा हक्का बक्का से खड़ी रहेगी। वो कहाँ इस रबो लहजे और रवैये की आदत थी। तजरील के एहसास से इसका दिल चाह के ज़मीन फट जाए और इसमें समाज है। सकीना के यूँ यकदम बदल जाने के वाले रवैये की वजह समझने से वो कासिर थी। वो जाना चाहती थी कि मोहब्बत में डूबे शीरी लहजे में ये हकारत और करवाहट क्यों उतर आई थी। आंटी कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ साफ साफ बात करें मुझसे। वो बेकरार सी इनसे पूछ रही थी। इसकी आवाज़ गोया किसी गहरे कुएं से बरामद हुई थी। हाँ बहुत भोली हो बीवी, तुम तो मेरे नाक के नीचे मेरे सीधे सादे बच्चे को फंसा लिया, इसे मेरे मद्दे मुकाबले खड़ा कर दिया। जाने की ख्वाहिश है कि क्या हुआ है? नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी मंगनी हो चुकी है आंटी, और ये 2 साल पुरानी बात है। इस इंकशाफ पर जहाँ सकीना किंग रहेगी, वहीं कुछ फासले पर छुप कर खड़े मज़र के अरमानों पर भी ओस पड़ गए। सदमे से बेहाल फ़रा वहाँ से फ़ौरन ही चली गई। सकीना को कुछ देर तो मलाल सा रहा, मगर फिर इसने सर झटक कर नागवारी से सोचा कि क्या पता अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही हो, क्योंकि इसने आज से पहले कभी भी इनसे अपनी मंगनी का तस्करा नहीं किया था। दूसरी तरफ मज़र भी शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला था, जिसकी हमाकत की वजह से एक मासूम लड़की को कोई कसूर ना होते हुए भी इतनी ज़िल्लत और तज़लील का सामना करना पड़ा था। सकीना के सामने तो वो अपनी ख़त्मशुदा मंगनी का सहारा लेकर अपनी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स का भरम रखने में कामयाब हो गई थी, मगर जब मुसलसल होने से इसकी आंखें सुरख होगी, तब शीरी से इसकी हालत छुपी ना रह सकी। इसके पूछने पर वो एक बार फिर इसके कंधे पर सर रखकर फूट कर रो दी, जिससे इसके दिल का बोझ तो कम हुआ, मगर वो शीरी से हकीकत छुपा गई। वो पहले ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार था, वैसे मज़ीद कोई अजियत नहीं देना चाहती थी। इसने अपने इस दुख को अम्मी अबू की याद का पर्दा डालकर शीरी से तो छुपा रही, मगर रूही के सामने वो अपनी भड़ास निकालने से खुद को ना रोक सकी, जो मुख्तसर अरसे में इसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। माँ बाप की मौत के बाद लड़की ज़ात आखिर इतनी हल्की क्यों हो जाती है? कोई भी बिला वजह किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाकर चलता बनता है। इल्ज़ाम लगाना हो तो माँ बाप के होते हुए भी लग जाता है। मेरी दोस्त इसकी दुख भरी और रोदास सुनकर रूही ने इसका रंज कम करने की गर्ज से इसे अपनी और मज़र की नाकाम मोहब्बत का हवाला दिया। बस फ़र्क ये है कि तुम पर इल्ज़ाम झूठा लगा, जबकि मैं वाकई इनकी बहू बनने के ख्वाब देख रही थी। लेकिन खैर, तुम क्यों दुखी होती हो? क्या तुम नहीं जानती अल्लाह सूरह नूर की आयत 23 में क्या फरमाता है? वो कहता है कि जो लोग पाक दामन भोली भाली बाईमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं मलमून है और इनके लिए बड़ा भारी अजाब है। रूही ने एक जज़ब से आयत मुबारक मफ़हूम इसे सुनाया था। इसे लगा था कि इसके दिल से कोई भारी बोझ यकदम हट गया है, जबकि रूही मज़ीद कह रही थी, मुझे हैरत हुई है ऐसे लोगों पर जो तैश में या कभी अपने
मकासद के हसूल के लिए और कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं। सिर्फ अपने मुखालिफ पर जुल्म नहीं करते बल्कि ख़ुद पर भी जुल्म करते हैं। सामने वाले की बेचारे की तो सिर्फ दुनिया ख़राब होती है, लेकिन ऐसे जालिम लोग अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर लेते हैं। दुनिया में भी जब तक वो अपने किए का अंजाम नहीं देख लेते, मौत भी इन्हें मुँह लगाती। इत्मीनान रखो सकीना खाला ने जो तोहमत तुम पर लगाई है, इसका अजर तुम्हें अल्लाह किसी न किसी सूरत में ज़रूर देगा। और कुछ नहीं तो ये जो जाने अनजाने में होने वाले गुनाहों के टोकरे हम अपने कंधों पर लिए फिरते हैं, इसी में कुछ कमी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि काश मुझ पर भी उन्होंने झूठा इल्ज़ाम ही लगाया होता, कम से कम मेरे गुनाह तो बख्शे जाते। इस फजूल मोहब्बत के बदले में तो सिर्फ अजियत हाथ आई। रूही ने आखिरी फ़िक्रे से मस्कीन सी शक्ल बना के इस तरह से कहे थे कि फरा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। इस रोज़ रूही इनके घर से निकली तो वो काफ़ी हल्की फुल्की थी, मगर शीरी जो अपनी बाहिम्मत बहन के साथ होने वाली सारी रौदा से वाकिफ़ हो चुका था, इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। इस लम्हे इसके दिल में अपनी मजदूरी का एहसास मजीद बढ़ गया था। फरा की कई माह की मेहनत बिला आखिर रंग लाई। इसके मकान की इसकी मंशा के मुताबिक कीमत लग गई थी। ये रकम इतनी थी कि जिसमें शीरी के इलाज के साथ साथ वो किसी मतवासत इलाके में छोटा सा घर खरीद कर किराया के इससे छुटकारा हासिल कर सकती थी। यूं भी इस रोज़ वाली बदमज़गी के बाद इसका दिल इस जगह से उचाट हो चुका था। स्टेट एजेंट जल्द फरा को बयाना दिलाकर डील फाइनल करने का ख्वाहिशमंद था। खुद वो भी यही चाहती थी, मगर ये खबर पता नहीं कैसे असद तक पहुँच गई। उसने शीरी को कोर्स करके इसका इस कदर ब्रेन वॉश किया कि वो मकान फ़रोख्त करने के फ़रा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा हो गया। इसने फ़रा को बाकायदा धमकी दे दी कि वो पेपर साइन नहीं करेगा, मगर वो भी इसी की बहन थी, टिस्से मिस ना हुई। वो हर कीमत पर शीरी को इसके पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। असद का ख्याल था वो शीरी की धमकी के बाद अपना फैसला बदल लेगी, मगर ऐसा ना हुआ। तो वो खुद इनके घर पहुंच गया। पहले तो मीठे लहजे में इसने फ़रा को शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर जब वो इसकी चरब ज़बानी को खातर में ना लाई तो अपने असर रूप में खुलकर सामने आ गया। नहीं फ़रा, मैं तुम्हें ये हमाकत नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें इतना शानदार मकान पौने दामों नहीं बेचने दूंगा। इसका लहजा सर्द और धमकी अमेज था। तुम होते कौन हो मुझ पर अपना फैसला मुसलत करने वाले? तुम शायद भूल गए हो मेरा तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, मोहब्बत भी भला कभी ख़त्म होती है क्या? बस कर दो असद प्लीज़, तुम्हारे चेहरे के सारे नकाब उतर चुके हैं। कम से कम अब तुम मुझे मोहब्बत के नाम पर तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कि बात बताओ तुम्हें जो शायद तुम पहले से ही जानते हो, मोहब्बत तो तुम वाकई करते हो, मगर मुझसे नहीं, इस सीमेंट और ईंटों से बने हुए घर से, वरना आज शायद हम इस मुकाम पर नहीं होते। फ़रा ने इत्मीनान से इसकी मकारी का पर्दा चाक किया। तुमसे मोहब्बत करता हूँ पागल। हाँ बस मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हो, प्रैक्टिकल अप्रोच है मेरी। तुम मकान बेचकर रिस्क ले रही हो। डॉक्टर से ये नहीं कहते कि शीरी ऑपरेशन के बाद वाकई ठीक हो जाएगा। इसकी रिकवरी का चांस सिर्फ 40% है। ये भी तो हो सकता है कि वो इस ऑपरेशन के बाद भी व्हील चेयर पर है। ये सब कुछ मैं पहले से जानती हूँ, फिर भी मैं ये चांस लूँगी। मैं अपने भाई को इस तरह पल सिसकते कुड़ते नहीं देख सकती, क्योंकि तुम भाई की मोहब्बत में पागल होगी। लेकिन मैं तुम्हें खुद को बर्बाद करने नहीं दूंगा। मंगेतर हूँ, तुम्हारा इतना तो हक बनता है मेरा। तुम पर ख्वाम की खुशफहमी पा रखी है तुमने। बराए मेहरबानी से बाहर आओ और फ़ौरन मेरे घर से निकल जाओ। बहुत सारे ज़रूरी काम हैं जो करने हैं मुझे। इसके लहजे की सर्द मेरी ने असद के तन बदन में आग लगा दी। बकवास मत करो, मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो तुम। शट अप, आप होते कौन है? मेरी बहन से इस अंदाज में बात करने वाले निकले हमारे घर से। शीरी जो काफ़ी देर से इसकी बकवास खामोशी सुन रहा था, मज़ीद चुप न रह सका। अबे और लंगड़े खबरदार, जो मेरे सामने ऊँची आवाज़ में बात की, टांगे तो पहले ही नकारा हो गई हैं, ज़बान भी गुद्दी से खींच कर निकाल लूँगा। शीरी की मुदालखत असद को एक आंख नहीं बाई थी। वो गराए पहले शीरी की व्हील चेयर को लात मारकर परे धकेला, फिर धमकी अमेज़ अंदाज में फ़रा से कहने लगा, और तुम इस लंगड़े की शय पर ज़्यादा उछलने की कोशिश मत करो। इसका होना ना होना एक बराबर है। अकेली औरत हो और अकेली औरत को मर्दों के समाशे में समझ कर चलना चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जो अबन फ़रा कतई मरगूब ना हुई। मेरी नज़रों में पहले ही अच्छे खासे गिरे हुए हो। तुम मज़ीद मेहनत करने की बजाय प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से, कभी वापस ना आने के लिए। तुम शराफत से मानने वालों में से नहीं हो, इलाज करना पड़ेगा तुम्हारा। इंसान बन जाओ, वरना कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। असद के चेहरे पर मायने खेजी से धमकी अमेज़ मुस्कुराहट उभरी थी और अगले ही लम्हे इसके रुखसार पर फ़रा के हाथ की सारी उंगलियां सबत हो गई थी। इलाज की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें थी, सो कर दिया मैंने तुम्हारा इलाज, दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। इसका रद्द-ए-अमल असद के लिए कतई गैर मुतवक्का हक्का बक्का सा। चंद लम्हे तो कुछ कह ही नहीं सका था। जा रहा हूँ, मगर इस थप्पड़ का जवाब देने वापस ज़रूर आऊँगा। जब हवास बहाल हुए तो धमकियाँ देता हुआ चला गया। फ़रा ने इसके जाते ही दरवाज़ा बंद करके सुकून का सांस ली। अंदर वापस आई तो शीरी को असद की धमकियों के ज़रिए असर पाया। मैं अब मज़ीद वक़्त ज़ाया नहीं करूँगी, मैं कल बयाना लेकर डील फाइनल कर लूँगी। इसके बाद डॉक्टर ने हाल से बात करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूँगी। तुम देखना अमेरिका से अपने पैरों पर चलकर वापस आओगे। तुम वो जिस कदर पुरजोश थी, शीरी ने इसी कदर रूखा फीका सा रद्द-ए-अमल दिया। आप ही क्या, आपको इस रिश्ते के ख़त्म होने का कोई अफसोस नहीं है? तुम क्यों इन फजूल सोचों में उलझे हुए हो? क्योंकि मैं वो वक्त अभी तक नहीं भूला जब इस रिश्ते को बनाने के
लिए आप अम्मी अबू के सामने डट कर खड़ी हो गई थी, वो मेरी ज़िंदगी का एक भयानक सच है जिसके लिए मैं मरते दम तक खुद को माफ़ नहीं करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है आप ही इसकी बात नहीं मानेगी तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। सच पूछें वो तो वो कुछ गलत नहीं कह रहा था। मैं जो खुद एक गिलास पानी पीने के लिए आपका मोहताज हूँ, मैं क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ दूँगा। और ये भी सच है कि आप अकेली इसका मुकाबला नहीं कर सकती। एक लड़की की इज़्ज़त और रेपुटेशन बहुत नाजुक होती है। आप ही किसी खबीस मर्द की तरफ से लगने वाला झूठा इल्ज़ाम भी इसको दागदार कर देता है। वो बेहद खौफज़दा था। भौंकने वालों कुत्तों में काटने की ज़रूरत कम ही होती, इसलिए ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। चलो चलकर खाना खाते हैं। शायद आप नहीं जानती, इंसान का बुरा वक़्त चल रहा हो तो ऊँट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है, और हमारा तो बहुत ही बुरा वक़्त चल रहा है। उफ़, ये कहाँ से मसाले ढूंढ कर लाते हो तुम। फ़रहान इसके देशों को हवा में यूँ उड़ाया कि गोया कोई बात ही ना हो। वो दोनों इस वक्त घर के सेने में थे। फ़रहान इसकी व्हील चेयर घसीटके से कमरे में ले जाने लगी, मगर शीरी के चेहरे की तशवीश दो चंद हो गई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि एक अना के मारे नामो नहाद मर्द का वार कितना कारी हो सकता है, मगर इसने फिर फ़रहान से इस बारे में कोई बात नहीं की। बस इसकी खुद दर्सी इंतहा को पहुँच चुकी थी। इसे इस वक्त अपना वजूद इस सारे फसाद की जड़ लग रहा था। दूसरी तरफ बराबर वाले घर के सेने में चुपके से इन दोनों की गुफ्तगू सुन लेने वाले मज़र का एहसास जुर्म मज़ीद बढ़ गया था। उफ़ अम्मी, ये एक एक पाव चीज़ें लाते हुए शर्म आती है। मुझे इतनी कंजूसी भी मत किया करें। यूँ तो वो सकीना की फ़कीर और कंजूस फितरत से आजिज़ था, मगर इसके सामने कभी बोला नहीं था। मगर पिछले कुछ दिनों से वो झंझलाहट में कुछ ना कुछ बोल जाता था। दो तो हम सिर्फ बंदे हैं, दो जानों के लिए अब क्या पूरी दावत का सामान मंगवाया करूँ। सकीना ने साबे मामूल इसकी बात को कतई अहमियत ना दी। मज़र का फूला हुआ मुँह मज़ीद कुप्पा बन गया। इसकी दिली कैफियत से बेखबर सकीना को इसकी इस अदा पर बहुत प्यार आया। मेरे बच्चे, बस एक बार तेरे सेहरे के फूल खिल जाएं, बहू आ जाए घर में, जब खैर से पोते पोतियों से मेरा घर भर जाएगा तब मंगवाया करूँगी ना थैलियाँ भर भर के सामान। सकीना ने तो अपने तेज़ का मूड बहाल करने की कोशिश की थी, मगर मज़र की कोफत मज़ीद बढ़ गई। वो फ़ौरन ही बाहर निकल गया। घर का दरवाज़ा बंद करके मुड़ा तो सामने से फ़रहा आती नज़र आई। इसका बेहद ख़राब मूड एकदम ही खुशगवार हो गया। वो किसी अजीब सी कशिश के तहत इसकी जानिब बढ़ा। वो इससे माज़र करना चाहता था, मगर जो ही वो इसके करीब पहुँचा, फ़रहा इसके पुकारने के बावजूद अजनबी बनकर तेज़ी से अपने घर के दरवाज़े की जानिब बढ़ गई। मज़र बेबसी से सख्ते की कैफियत में इसे घर में दाखिल होता देखता रह गया। इस सारे मंजर को गली कोने पर खड़ी रूही ने बुरी तरह चौंकर देखकर खुद ब खुद ही इसके कदम मज़र की जानिब उठने लगे। क्या सोच रहे हो? इसकी आवाज़ ने मज़र को सोच के गहरे समंदर से हकीकत की दुनिया में ला खड़ा किया। मोहब्बत करने लगे होना इससे? रूही ने बिला तमीज़ ताक कर निशाना लगाया था। मज़र यूँ रंगे हाथों पकड़ जाने पर कुछ पजल सा हुआ। इसने कुछ कहना चाहा, मगर रूही ने इसे बोलने का मौका नहीं दिया। देखो, ख्वामख्वाह मुझे जुटला कर अपना मेरा वक्त ज़ाया करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। बंदा ख्वामख्वाह सफाइयाँ देता फिरे। मोहब्बत हो गई है, इस हकीकत को जुटलाने की बजाय खुले दिल से मान लो और अपनी अम्मी जान को भी समझाओ, वरना अकेले रह जाओगे। अपनी बात कहकर रूही तो ये जा और वो जा। मज़र हैरत ज़दा सा जहाँ का तहाँ रह गया। ये वो बात थी जो वो खुद से भी कहने से कतरा रहा था, और ये बेबाक सी लड़की कितनी आसानी से कहकर चलती बनी थी। मज़र की समातों में माजी का कोई लम्हा लहराया। मज़र मुख्तार, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, इतना तो तुम खुद भी खुद को नहीं जान सकते। तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे दिल का हाल बता सकती हूँ, और अभी वो वाकई से इसके दिल का हाल बता कर गई थी। आपको दोबारा हमसे रब्ता नहीं करना चाहिए। इस रोज़ जो हुआ इसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि असर ने एक बार फिर शीरी को फ़ोन कर दिया। शीरी ने ना सिर्फ इसकी कोरस की बल्कि इसे जताना भी नहीं भूला कि शायद इसे कुछ शर्म आ जाए। ज़ाहिर है तुम तो यही कहोगे, क्योंकि तुम ही तो वो जोंक हो जो मेरी और फ़रहा की मोहब्बत को खा गई है। तुम्हारी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। काश तुम भी इसी रोज़ मर गए होते तो आज मेरी मोहब्बत मुझसे इस तरह नफरत ना कर रही होती। कैसे भाई हो तुम जो अपनी ही बहन की खुशियों को खा गया है? ज़रा सी भी शर्म है ना? तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। असर ने अपनी भड़ास ने कहा फ़ोन बंद कर दिया, मगर शीरी जो पहले शदीद एहसास जुर्म का शिकार था, इसका एहसास जुर्म दो चंद हो गया। अब ना एक ख़त्म होने वाली कश्मकश में उलझ कर रह गया था। वो इसके गुमसुम अंदाज को फ़रहा ने महसूस किया, मगर वो मकान की फ़रोख्त के मामले में इस कदर मसरूफ़ थी कि चाहकर भी इसकी जाने तवज्जो न दे सकी। सकीना ने अचानक ही अपने आबाई शहर सरगोदा जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मज़र के पूछने पर वो इसे बताने लगी कि वो दुर्दाना है ना, मेरी खाला की सौतेली बेटी की नंद, इसकी बेटी की शादी है। मेरा तो टालने का इरादा था, मगर कल फ़ोन पर 1 घंटा दिमाग खाया है इसने। मेरा मजबूरन हाँ करते ही बनी। ये खबर सुनकर मज़र के दिल में टीसी उठी। साथ इससे उम्र में कम से कम 10 साल छोटा था। अच्छा, इसने ठीक ठाक बदमज़ा होकर कहा, 1 नंबर की शोबा ज़रूरत है। ये दुर्दाना की सौतेली बेटी नादरा बड़ी खलकत जमा होगी। मैं तो
मैं तो इस लालच में जा रही हूँ, शायद वहीं तेरे जोड़ की कोई बच्ची टकरा जाए। कराची तो सारा कंगाल डाला है, यहाँ तेरे नसीब की कोई होती तो मिल गई होती अब तक। चलो कराची ना से सरगोदा से सकीना से वाले से खासी पुरजोश थी, मगर मज़र की हलक तक में करवाहट से घुल गई थी। अगला पूरा हफ्ता सकीना की तैयारी में गुजरा। मज़र सकीना को लेकर शहर भर के मार्केट्स में घूमता रहा। इसके आने जाने में कई बार इनका सामना फरा से भी हुआ। दोनों तरफ ही दिलों में सर्द मोहरी का राज था। सकीना को सरगोदा वाली ट्रेन में बैठाकर मज़र लौटा तो घर के दरवाजे पर रुककर कितनी ही देर इस कश्मकश का शिकार आकर बराबर वाले घर का दरवाज़ा बजाकर अंदर मौजूद मकीनों से माजत कर ली, जिनमें से एक को इसकी हमायत की वजह से शदीद अजियत का सामना करना पड़ा था। मगर चाहकर भी वो ऐसा ना कर पाया। चुपचाप अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, मगर फरा से माजा करने का ख्याल जूं का तो उसके ज़हन से चिपका रहा। सकीना तकरीबन 2 हफ्ते के लिए गई थी। इसने तय कर लिया था कि इनके वापस आने से पहले वो फरा से माजा करके ही रहेगा। अगले 2 रोज़ इसी शशोपंज में गुजरे। वो कई दफ़ा फरा से मिलने जाने के लिए अपने घर के मेन गेट के जाने बढ़ा, मगर फ़ौरन ही उल्टे कदमों दोबारा अंदर भी आ गया। जनवरी के यकबस्ता सुनसान रात में 11 बजे का वक़्त हो गया। सकीना को गए 3 दिन हो चुके थे। वो काफ़ी देर सकीना से फ़ोन पर बात करने के बाद चाय बनाने की घर से पर्ची खाने की जानी बढ़ रहा था। ये कि यकदम डोरबेल शिद्दत के साथ मुसलसल बजे लगी। सकीना की मौजूदगी में तो महल्ले की ख़वातीन का इनके घर आना जाना लगा रहता था, मगर इनके जाने के बाद तो कोई इनकी तरफ नहीं आ रहा था। और ख़ुद मज़र की तो कोई यारी दोस्ती भी नहीं थी। कौन आ सकता है, वो भी रात के इस वक्त। वो मुँह में बड़बड़ाता उलझन के आलम में मेन गेट के जाने बड़ा। इस दौरान घंटी मुसलसल बढ़ती रही। अरे भाई कौन है, क्या आफत आ गई। मिजाज के तमाम तर धीमेपन के बावजूद इसने बुरी तरह झंझलाते हुए मेन गेट खोला। गेट खोलते ही जो मंजर इसकी नज़रों के सामने था वो इसके लिए कतई गैर मुतवक्को था। इसके सामने हवास बाख्ता घबराई हुई फरा खड़ी थी। फरा जी सब खैरियत है ना। फरा की हालत चीची का कह रही थी कि खैरियत नहीं है। फिर भी इसने पूछा। शीरी ने स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल खा ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। रूही का नंबर भी बंद है और इसके घर का एड्रेस मुझे नहीं पता है, कभी जाना ही नहीं हुआ। इसने खाली जहन के आलम में टूटे फूटे लफ्ज़ों में अपना मदा बयान किया। मज़र को समझने में देर नहीं लगी। इस वक्त इसे मदद की ज़रूरत है, आप फिक्र मत करें, चले मेरे साथ। मज़र ने एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद उसी को रूही को की, क्योंकि फ़रा के हवास तो बिल्कुल मुअत्तल थे। वो बेजान से मुजस्मे की तरह बस इधर उधर देख रही थी। इतनी बहादुर माँ बाप के बाद तनहा अपने भाई के सरपरस्त बन जाने वाली लड़की यकदम ही ढह सी गई थी। शीरी को अस्पताल ले जाने से लेकर पुलिस को हैंडल करने तक तमाम मामलात को मज़र और रूही ने देखा। अगले दिन असर के बाद कहीं जाकर शीरी की हालत कुछ संभली, तब फरा की जान में जान आई। रात से कुछ नहीं खाया है तुमने, अब तो शीरी को रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। अब एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी, खाओ शाबाश, वरना अम्मा बनकर ज़बरदस्ती खिलाना शुरू कर दूंगी। मज़र कुछ फासले पर खड़ा इन दोनों को देख रहा था। वो नहीं जानता था क्यों, मगर खुद वो भी कल से इसके लिए कुछ ना खाने की वजह से परेशान था। रूही की ज़ोर ज़बरदस्ती पर जब फरा ने चंद वाले खा ली तो मज़र के वजूद में एक अजीब सा इत्मीनान सा फैल गया। वो भी रूही की तरह कल रात से यहीं था। इसी शाम वो मगरिब की नमाज़ पढ़कर वापस आया तो शीरी मुकम्मल होश में आ चुका था। रूही फरा के असरार पर घर वापस चली गई थी। मज़र का भी अब वापसी का इरादा था। वो एक अलविदाई मुलाकात करके फरा को अपनी वापसी की इत्तला देने की घर से जूं ही कमरे में जाने लगा, इसके कदम दोनों बहन भाई की जज्बाती गुफ्तगू के बायस दहलीज पर ही रुक गए। जो आपको सही लगा आप करती रही और जो मुझे सही लगा मैंने कर लिया। आपको मुझ पर नाराज़ होने का कोई हक नहीं है। शीरी नज़रें चढ़ाते हुए बेजान से लहजे में कह रहा था। वाकई मेरा तो किसी पर कोई हक नहीं है। फरा के टूटे हुए लहजे की थकन ने जहाँ एक तरफ मज़र को बेचैन किया था, वहीं दूसरी तरफ शीरी भी तड़प सा गया था। हर इंसान का अपने रब के बाद सबसे पहला हक अपने आप पर होता है। जब आपने खुद अपने ही हक से महरूम कर रखा है तो फिर लोगों पर कोई हक हो या ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो इस मफलूज बेकार ज़िंदगी से छुटकारा पाकर आपका वो हक देने की कोशिश कर रहा था जिससे आप खुद अपनी मर्ज़ी से दस्तबरदार हो गई हैं। जानता हूँ जब तक मैं आपके सर पर सवार हूँ आपको आपके हिस्से की हकीकी खुशियाँ नहीं मिल सकती। शीरी शिद्दत जज्बात से रोते हुए बोला था। मज़र जैसे लगता था कि इससे ज़्यादा बेबस और लाचार इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हैरान सा था कि क्या कोई इतना लाचार और बेबस भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है पागल, ऐसा ही है आप ही। क्या मैं नहीं जानता आपका और असद भाई का रिश्ता मेरी वजह से ख़राब हुआ है, बल्कि अब तो ख़त्म ही हो चुका है। हमारा रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं, इस शख्स की खुदगर्जी, मुफाद परस्ती, तंग दिली और बेहिसी की वजह से ख़त्म हुआ है। और तुम फिक्र मत करो, अगर मेरे रब ने मेरे नसीब में खुशियाँ लिखी हैं तो वो मुझे हर हाल में मिलेंगी। ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, इनमें से एक अच्छा शख्स मेरे लिए भी तो हो सकता है ना। तुम क्यों इतने मायूस हो रहे हो? मैं मायूस नहीं हो रहा, बस रियलिटी चेक दे रहा हूँ। और हकीकत ये है कि इस दुनिया में इतने बड़े दिल और सोच वाला कोई शख्स नहीं हो सकता जो जहेज़ में मेरे जैसे एक मजदूर नकारा बोझ को कबूल कर सके। शीरी की हकीकत पसंदाना गुफ्तगू ने फरा को लम्हा भर को तो झंझोड़ सा दिया, मगर फिर भी अपनी खुशगुमानी का भरम रखते हुए बोली, होने को तो ये भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में मौजूद भी हो सकता है कि वाकई हो कोई ऐसा शख्स, लेकिन वो शख्स हमें मिल ही जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। सोच लें आप ही कहीं वक्त गुजर जाए और फिर आपको पछतावे
सताने लगे। दोनों बहन भाई की अजहद ज़ाती गुफ्तगू सुन लेने के बाद मज़हर को ये मुनासिब लगा कि वो फ़िलहाल वो अंदर जाने की बजाय घर की राह ले और इसने यही किया। फ़रा की मंगनी ख़त्म हो चुकी है। ये जाने के बाद इससे वो अपने अंदर एक अजीब सी कमीनी सी खुशी महसूस कर रहा था, जिस पर इसने कई बार ख़ुद को तनबीह भी की, मगर खुशी भी कभी रुकने से रुकी है। इसी खुशी के आलम ने रात की इब्तदाई पहर में एक अजनबी नंबर से इसे एक नौजवान और खूबसूरत लड़की की मुख्तलिफ एंगल से खींची गई कुछ तस्वीरें मसूल हुई। बस हैरानी और उलझन के आलम में इस अजनबी हसीना को देख रहा था, जो उम्र में इससे कम से कम 10-12 साल छोटी थी, कि इसी वक्त सकीना की कॉल भी आ गई। सकीना को मोबाइल समझ नहीं आता था, इसलिए वो मोबाइल नहीं रखती थी। जब से गई थी अपने मेज़बानों के लैंडलाइन नंबर से ही मज़हर से रब्ता करती थी। मज़हर को भी इससे बात करना होती तो वो भी इसी नंबर पर इनसे रब्ता कर लेता था, बात कर लेता था। कैसी लगी लड़की? सकीना ने बिला तमीज़ सवाल किया। वो खासी पुरजोश थी और मज़हर को तस्वीर की सारी गुत्थी समझ में आ गई। सकीना को बिलाखिर अपनी एक रिश्तेदार की पोती बहू के मर्तबे पर फाइज करने के लिए पसंद आ गई थी। वो बच्ची, लेकिन ये तो बहुत छोटी लग रही है अम्मी जान, कोई और वक्त होता तो शायद मज़हर इतनी हसीन और नो उम्र बीवी मिलने की खुशी में भूले ना समाता, मगर अब तो इसका दिल फ़रा की मोहब्बत में हम कर रहा था, जो बिलाशुबा अपनी कशिश घर की जिम्मेदारियों की चक्की में पीस कर काफ़ी हद तक हो चुकी थी, मगर फिर भी इसे इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती थी। तो क्या हुआ, कम उम्र बची है मगर बड़ी ही सुगर समझदार है। जैसे लड़की पिछले 10 साल से मैं ढूंढती फिर रही हूँ ना तेरे लिए, बिल्कुल वैसी ही है सबीना। सकीना की खुशी दीदानी थी। मज़हर ने अपनी तरफ से एहतजाज की कोशिश तो की, मगर सकीना ने हिसाब आदत सुनी कर दी। मैंने जो कहना था कह दिया, मैं बस से बात कर रही हूँ रिश्ते के लिए। सकीना अपने फैसला मेटल थी, सो अपना फैसला सुनाकर फ़ोन रख दिया। सकीना की वापसी 1 हफ्ते बाद थी। मज़हर बस बेबस सा दिल महसूस करके रह गया। शीरी डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। इस मौके पर रूही और मज़हर भी फ़रा और शीरी के साथ साथ थे। फ़रा दिल से इन दोनों की मनमून थी। मज़हर के लिए इसके दिल में इस रोज़ वाले वाक़े के बाद जो बुराई आ गई थी वो भी ख़त्म हो गई थी। शीरी के सेहतियाब होकर घर आ जाने पर वो बेहद खुश थी। इसने आन की आन घर में एक छोटी सी दावत के तमाम का इरादा कर लिया था। आज रात का खाना आप दोनों हमारे साथ खाएंगे। जवाबन मज़हर चुप रहा, अलबत्ता रूही ने खासी गर्मजोशी का इजहार किया। हाँ क्यों नहीं यार, अरबाब तो यूं भी आज आउट ऑफ टाउन है, बच्चों को मैं जाकर घर से ले आती हूँ। आज रात देर तक खूब हल्ला गुला करेंगे। और आप मज़हर खामोश तस्लीफ फ़रा ने तस्दीक चाहिए। नहीं भाई, मेरे बच्चों के मामू का इरादा मुझे ठीक नहीं लगता। रूही की गुलफशानी पर मज़हर ने सड़पड़ा कर इसे देखा। आपने इस मुश्किल में जिस तरह हमारा साथ दिया है, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। फ़रा ने कि इस कदर इसरार के बाद मज़हर के पास सिवाय मान जाने के कोई रास्ता नहीं बचता था, सो वो मान गया। हालांकि जब से सकीना ने इसका रिश्ता तय करने का फैसला सुनाया था, इसने शरीफ इंसानों की तरह अपना दिल मार कर किस्मत के लिखे को कबूल करने का फैसला कर लिया था। असर के बाद ही रूही ने अपने दोनों नटखट से बच्चों के हमरा फ़रा के घर पर धावा बोल दिया था। दूसरी तरफ मज़हर ने काफ़ी सोच विचार के बाद यही तय किया था कि वो नहीं जाएगा। इसकी किस्मत का फैसला तो हो ही चुका था, फिर वहाँ जाकर दिल जलाने के सिवा इसे हासिल भी क्या होना था। मगर इसके फैसले की ऐसी की तैसी होगी। कुछ ही देर बाद रूही की कॉल आ गई। तुम अभी तक आई नहीं, इंतजार हो रहा है तुम्हारा यहाँ। मेरा मतलब है दावत के लिए कुछ सामान मंगवाना है, भाई फटाफट पहुंचो। इसने साबे मामूल दोस्त धमकी से इसे आने के लिए मजबूर किया। वो मज़हर जिसका जाने का कोई इरादा ना था, इससे चारों ने चार जाना ही पड़ा। वहाँ पहुंचा तो रूही के बच्चों ने मामू आगे सदाएं लगाकर इसका भरपूर इस्तकबाल किया। ज़िंदगी में पहली बार मज़हर ने इस पुकार पर खुद को फ्रस्ट्रेट महसूस नहीं किया। थैंक यू सो मच आने के लिए। फ़रा जिससे पूरा यकीन था कि वो नहीं आएगा, मनमूस सी हुई थी। मेन्यू तो डिसाइड हो गया है, चलो चलकर सामान ले आए। फ़रा रूही से मुखातिब थी, मगर इसने फ़ौरन ही मशा दे दिया। अरे हम क्यों जाएं भाई, ये मज़हर है ना, तुम लिस्ट बना कर दो, ये ले आएगा। हाँ आप लिस्ट बना दे, मैं ले आता हूँ। फ़रा ने भी ज़्यादा तस्बर का मुजाहरा नहीं किया। वो खुद भी मज़हर से इस तरह मदद लेती रही थी, मगर सकीना की लगाई इस तहमत के बाद से वो बहुत मुताद हो गई थी। शीरी की खुदकुशी की कोशिश के वक्त भी इसके अगर इसके हवास मुअत्तल ना हुए होते तो शायद वो कभी मज़हर से ना मदद लेती। वो सामान लेकर जो ही गली में दाखिल हुआ, सकीना की एक जाने वाली से टक्कराव हो गया। वो सकीना की वापसी से मुताल्लिक तफ्तीश करने लगी। बेटा माँ तो तुम्हारी घर पर है नहीं और ये सामान देखकर तो लगता है किसी दावत का है। जी खाला, बस वो इस वक्त जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। मज़हर आए बाएँ शाएँ करता जैसे तैसे वहाँ से जान छुड़ाकर भागा। वो दोबारा किसी को कोई बात बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। BBC टाइप आंटी की काबी नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया था। जब अपने घर के बजाय बराबर वाले घर में दाखिल हुआ, जहाँ एक जवान लड़की अपने छोटे माजूर भाई के साथ अकेली रहती, तो आंटी घाक की बाछी मारे तजस्सुस से खुल गई थी। शीरी दुआओं के ज़रिए से सो रहा था। दोनों लड़के किचन में मसरूफ़ थी। इनकी हंसी मजाक का हल्का सा शोर सारे घर में गूंज रहा था। मज़हर सिर में आंखें खुले आसमान के नीचे खड़ा हो गया था। फ़रा की मुसलसल आवाज़ मुसलसल इसके समातों से टकरा रही थी। वो रूही के किसी चटखले पर हंस कर बेहाल हो रही थी। इसकी ज़िंदगी से भरपूर हंसी मज़हर को उकसा रही थी कि वो अपना फ़ैसला बदले, मगर ये इतना आसान नहीं था। जो हो गया सो हो गया, जो नसीब में लिखा था मिलने वाला है। इसे सर उठाकर आसमान की जानिब देखा।
यूं भी जोड़ियाँ तो आसमानों पर बनती, इसने खुद को दिलासा दिया। फिर गुज़िश्ता पूरा हफ्ता किसी फिल्म की तरह इसके ज़हन के पर्दे पर चलने लगा। हवास बाख्ता फ़राह का आकर इससे से मदद के लिए गुजारिश करना, अस्पताल लॉबी में फ़राह का बिलक बिलक कर रोना, शीरी की हालत संभलने के बाद फ़राह की मनमोह नज़रें, फ़राह का इसरार करके इससे मिठाई खिलाना, शीरी को अस्पताल से घर वापस लाते हुए टैक्सी का सफ़र, फिर शीरी को टैक्सी से उतारने के लिए दोनों का शीरी की तरफ बैक वक़्त लपकना। क्या सोच रहे हो मेरे बच्चों के मामू? रूही की आवाज़ ने एकदम ही इसे चुकाया। वो पता नहीं कब इसके पहलू में आ खड़ी हो गई थी। मज़र ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था, मगर इस बार वो हमेशा की तरह फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। इसके तासुरात देखकर फ़राह को खुशी से महसूस हुई। देसी लोगों की एक बड़ी तादाद की तरह ख्वामखा के अंदाज़े लगाने की बीमारी रूही को भी लाहक थी। इसने खुद ही कुछ फ़र्ज़ कर लिया और फ़ौरन वो बात कर भी डाली। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मज़र बाखूबी जानता था कि वो क्या जाना चाहती, मगर बिल्कुल अनजान बन गया। इसके सिवा इसके पास चारा भी क्या था? इस लम्हे इसके चेहरे पर बेबसी की जो तारीकी फैली थी रूही अपने जोशो खरोश में देख नहीं पाई। रूही जैसे दावा था कि वो इसकी रूह तक में झांकने का हुनर जानती, अच्छी तरह जानते हो क्या बात कर रही हो। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे और बेनियाजी देखो ज़रा क्या कह रही हो। पता नहीं, मज़र बेचारगी से टामटोल की अपनी सी कोशिश कर रहा था। वो जल्द से जल्द इस मौजू को ख़त्म कर देना चाहता था। जो बात ख़त्म हो चुकी थी इस पर क्या बात करना थी, मगर इसकी दिली कैफियत से बेखबर रूही की सुई इसी मौजू पर अटक गई थी। वो लाख दुनिया के सामने जिससे पलाई दीवार बनी खड़ी रही, मगर है तो एक नरम और नाजुक सी लड़की ही ना। मज़र हर बार मोहब्बत ही हमें नहीं जोड़ती, कभी कभी हमारे दुख भी हमें जोड़ देते हैं। रूही ने साबिया था ज़्यादा घुमाने फिराने की बजाय बात खुलकर बात की। मज़र के दिल से हुक सी उठी, काश इसके पास अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का इख्तियार होता। आप इससे ज़्यादा खुलकर क्या कहूँ, अब तुम इतने ना समझ हो भी नहीं। मज़र की चुप अब भी ना टूटी। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो वो मानेगी या नहीं तो बिल्कुल फ़िक्र मत करो, इसको मनाना मेरा काम है। बस तुम मजबूत रहना, अपनी माँ के सामने पहले की तरह फटू मत बन जाना। रूही ने गोया पूरी प्लानिंग की हुई थी। मज़र एक सरदाब भर कर रह गया था। वो रूही को बता ही नहीं पाया कि बिलाखिर इसकी माँ ने इसकी किस्मत का फैसला कर दिया था और अब इसे हर हाल में अपनी माँ का मान रखना था। खाना लग गया है, आ जाए। इस लम्हे फ़राह की पुकार पर रूही ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की। मज़र ने शुक्र अदा किया। रूही की बातें से अपने ताज़ा ज़ख्मों पर नमक के छिड़काव की तरह लग रही थी। खुशगवार मूड में खाना खाया गया। शीरी दुआओं के ज़ेरे असर जल्दी सो गया। रूही इस रात फ़राह के घर ही ठहरने वाली थी। इसके बच्चों ने एक हंगामा बर्पा कर रखा था। अरे यार, मैं अपनी औलाद को सुला कर आ जाऊँ, फिर जमाते हैं महफिल। रूही ने अपने बच्चों समेत अंदर बेड रूम में चली गई। रात 10 बजे से ऊपर का वक्त था। मज़र भी जाने के ख्याल से उठ खड़ा हुआ। इस लम्हे फ़राह का शिद्दत से दिल चाहा कि काश इसके पास इसे रुकने का कोई हक होता। वो इसे रुखसत करने दरवाजे तक आई। बहुत शुक्रिया, खाना बहुत अच्छा था, आपके हाथ में बहुत जायका है। दरवाजे पर रुके बिलाखिर से ने झिझकते हुए लबकुशाई की। थैंक यू, फ़राह ने चुपते हुए लहजे में कहा। मज़र के लिए तो वो हमेशा एक मर्द मार टाइप जीदार लड़की रही थी। इसका ये रवायती घरेलू लड़कियों की तरह शर्माना मज़र दिल में खुबसा गया था, मगर साथ ही दिल को एक अनजाने से मलाल ने भी घेर लिया। सामने खड़ी अपनी मुस्कुराहट समेत दिल में उतरती इस लड़की पर इसका कोई हक कभी नहीं हो सकता था। जब ये तय था तो फिर वो क्यों इसे मज़ीद देखता। इसने जल्दी से कहा, खुदाफिज़। फ़राह के दिल के शेरे से नज़र हटाकर वो फ़ौरन यहाँ से चले जाना चाहता था, फिर कभी वापस न आने के लिए। फ़राह इसकी दिली कैफियत से कतई बेखबर थी। इसने भी मुस्कुरा कर इसे अलविदा कहा, मगर अगले ही लम्हे सामने का मंजर देखकर फ़राह की आंखें खुली की खुली रह गई। इसकी आंखों की उलझन ने मज़र को चुकाया। इसने भी फ़ौरन मुड़कर फ़राह की नज़रों का ताक़ुब किया। इनके ऐन सामने महल्ले की मर्द औरतों का एक ग्रुप चुभती हुई नुमाइनी खेज नज़रों से इन दोनों को घूर रहा था। चंद लम्हे माहौल पर एक होलनाक सन्नाटा तारी रहा। इन लोगों में सबसे आगे असद खड़ा था। इसके मायनी खेज तंज़िया नज़रें फ़राह को चैलेंज कर रही थी कि देखो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फ़राह वाकई इस इब्तिदा पर हक्का बक्का थी। महल्ले वालों को इनके किरदार पर शक था और हमारी माशरती रवायत के मुताबिक मज़र को भूलकर सबकी उंगलियां फ़राह की तरफ उठी हुई थी और तोहमत और बहुतान लगाने वालों में असद सरफरिश्ता। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग? बिलाखिर मज़र ने लबकुशाई की। तुम तो चुप करो मियाँ। शरीफ बेवा माँ के बच्चे हो, इसलिए लिहाज कर रहे हैं तुम्हारा, वरना जो भी तमाशा जारी है इसमें तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। माँ बेचारी कुछ दिनों के लिए आंखों से ओझल क्या हुई। तुमने अपना गुल खिला दिया। भांत की आवाज़ें थी। सारे महल्ले के सामने इनका तमाशा लग गया था। फ़राह का बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। वो तो शुक्र था कि शीरी दवाओं के ज़रिए असर गहरी नींद सो रहा था, वरना अपने ज़िंदा बच जाने पर फिर से गमज़दा हो जाता। ठीक खुदकुशी की कोशिश की थी। इसके भाई ने गैरतमंद लड़का होगा और इसके करतूतों से आजिज़ होगा। फजूल बातें मत करें।
में अजरा खाला इस तरह बगैर सोचे समझे किसी पाकबाज औरत पर इल्ज़ाम लगाना सरता बहतान है और बहतान पहाड़ों से भी भारी गुनाह है, क्योंकि इस उम्र में ज़बान के चटखारे के लिए गुनाह के बोझ तले खुद को दबा रही हैं। मज़र ने तड़प कर फ़राह का दफ़ा किया था। फ़राह को यूँ लगा कि सरे बाजार किसी ने इसके सर पर इज़्ज़त की चादर डाल दी हो। अपना कौन होता है? वही शख्स ना जो इस लम्हे जब आपके पैरों तले से ज़मीन खींची जा रही हो, आपका हाथ थाम ले, जब आपकी ज़बान बोलने से इनकार कर दे, तब आपके हक़ में बोल पड़े, और जब ऐसा लगे कि ज़िल्लत की तेज़ धूप आपके वजूद को झुलसा देगी, तब एहसास की छतरी के लिए खामोशी से आपके पहलू में आकर खड़ा हो जाए। जबकि मज़र के मुकाबले कौन था? असद, वो शख्स जिसे से इसने मोहब्बत की थी, जिसके लिए वो अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो गई थी, और वही शख्स आज दुनिया को साथ लिए इसकी किरदार कशी के मिशन में सबसे आगे खड़ा था, महज इसलिए कि वो इसके मकासद का आसानी से शिकार नहीं बनी थी। दोनों के दरमियान इख्तलाफ की वजह माली मामला थे, मगर महज अपनी अना की तस्कीन के लिए वो दुनिया के सामने ये साबित करने पर तुला था कि इसने फ़राह को इसकी बदकिरदारी के बायस छोड़ा था। किसी ने ठीक ही कहा है, जो शख्स अपनी अना का गुलाम हो, इससे दूर रहने में ही आफित होती है, क्योंकि वो अपनी अना की सरबुलंदी के लिए रिश्तों को, ताल्लुकात को और किसी की इज्जत तक को दाव पर लगाने से नहीं चूकता। फ़राह ने हकारत से असद पर थूक दिया। वो एकदम ही भड़क कर इसे मारने के लिए लपका, मगर मज़र ने इसके हाथ को दरमियान में ही रोक दिया। मेरी होने वाली बीवी है ये, इस पर उठने वाला हाथ तोड़ दूंगा मैं। मज़र ने गराक कर असद को पीछे धकेला। इसकी हालत पल भर में हवा निकले हुए गुब्बारे जैसी हो गई थी, और मज़र के इस हक भरे दावे पर जहां फ़राह हैरान थी, वहीं रूही भी हक्का बक्का सी हो गई थी, जो बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी नींद की गोश में चली गई थी, और शोर शराबा सुनकर अभी भी वहां पहुंची थी। सुन लिया ने आप सब ने क्या कहा है? मज़र ने उम्मीद है आप लोगों की तसल्ली होगी। अब जाकर सुकून से अपने अपने घरों में सो जाएं। कल ज़ोहर के बाद निकाह है मेरी सहेली का, और सबको दावत आम में, ख़ास तौर पर मोहतरम असद साहब, आप तो ज़रूर ही तकरीब में शिरकत फरमाइएगा, हमें हकीकी खुशी होगी। इस बार हक्का बक्का होने की बारी मज़र और फ़राह की थी, जबकि मजमे में मौजूद कुछ ख़वातीन में भी हलचल हो गई थी। अरे ऐसे कैसे निकाह हो जाएगा? लड़के की माँ घर पर नहीं है, बड़ी आई निकाह करवाने वाली, अभी फ़ोन करके बताती हूँ सकीना को। बीबी जल्दी से घर पहुँचो, वरना अपना बेटा खो दोगी ज़िंदगी भर के लिए। अजरा खाला ने अपनी तरफ से कड़ी धमकी दी थी, मगर मज़र ज़रा भी खातर में नहीं लाया। सकीना के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं था, और वो जहाँ मौजूद थी वहाँ का लैंडलाइन नंबर किसी मलेदार के पास नहीं था। रूही के दावे के बाद लोगों की अक्सरियत ने अपने अपने घरों की राह ली। अलबत्ता असर ढीठ बना मतवासत से इलाके की इस तंग सी गली में मौजूद पुराने से घर के सामने खड़ा रहा, जो इसके अपने बैकग्राउंड से खासा मिलता जुलता था, और जिससे छुटकारा पाने के लिए इसने फ़राह को मोहब्बत के झूठे जाल में उलझाकर रिश्ता जोड़ा था, और इसका सारा किया धरा अब इसकी आंखों के सामने मिट्टी में मिलने जा रहा था। तो तुम शादी करोगे, इससे पछताओगे उम्र भर। मैंने भी बड़ी मोहब्बत से इससे रिश्ता जोड़ा था, मगर फिर इसकी हरकतों के बायस वो मोहब्बत बरकरार न रह सके। खैर मनाओ अपनी, वरना कहीं के ना रहोगे। असन ने अपने अंदर लगी आग को बुझाने के लिए राजा सराई की, तुम मेरे ज़्यादा खैर ख्वाह बनने की बजाय जाकर अपने लिए खैर तलाश करो। किसी बेगुनाह पर तोहमत और बहतान लगाकर तुम्हें सिवाय ज़ाबे खुदाबंदी के कुछ नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से और जाकर अपना काम करो। मज़र ने इसे बुरी तरह धत्कार दिया। वो फूँ फा करता हुआ वहाँ से 9-2-11 हो गया। रूही फ़राह को अंदर ले जाओ। रूही ने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा मज़र का ये रूप देखा था। उसने फ़ौरन ही इसकी बात की तकमील की, और फिर मज़र की ज़बान से बेसाख्ता निकलते अल्फाज इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गई। शीरी से बात की गई, इसे भला क्या एतराज़ हो सकता था? अगले दिन इनका सादगी से निकाह हो गया। निकाह के पेपर साइन करते मज़र अजीब सी बेयकीनी का शिकार था। जोड़े आसमानों पर बनती, किसी ने ठीक ही कहा था। रूही ने इस मौके पर इन दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया था। इसने तनहा ही लड़की वालों और लड़के वालों का किरदार अदा किया था। बारात में मज़र के साथ आई, और निकाह के बाद फ़राह की तरफ से दूध पिलाई, जूता छुपाई की रस्म भी इसने अदा की। निकाह का खाना खाकर रूही अपने घर चली गई, और वो दोनों फ़राह के घर के सहने में खड़े थे। मैंने कभी किसी हूर परी की ख्वाहिश नहीं की थी। अगर मैं सच कहूँ और दीगर मर्दों की नुमाइंदगी भी करूँ, तो मेरा ख्याल है कि मर्दों की अक्सरियत को ही हूरों की ख्वाहिश नहीं होती, और हो भी क्यों, बीवी ज़िंदगी की साथी होती है, ना कि नुमाइश की कोई चीज़ जिसको दुनिया दिखाकर वो दाद समेटे। ये सारा बखेड़ा तो हमारे माशरे में माँ और बहनों का फैलाया हुआ है, जिनको अपने दियो जैसे शक्ल वाले बेटे के लिए भी किसी परी की तलाश होती है। वो बड़ी रवानी से धीमे से लहजे में इससे अपने दिल की बातें कह रहा था। फ़राह खासी खुशगवार हैरत से सुन रही थी। आप सिर्फ दिल के ही अच्छे नहीं हैं, आप तो बोलते भी अच्छे हैं। इसने दिल से तारीफ़ की थी। मज़र पूरे दिल से मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी में पहली बार कोई दुख सुख सुनने वाला मिला था। हाँ, बोलने का मौका मिल गया, शायद इसलिए बोलता चला गया। अम्मी से बस एक शिकवा है, उन्होंने मोहब्बत से बेपनाह दी, मगर मज़र को इज़हार ख्याल का मौका कभी नहीं दिया। कभी नहीं सोचा कि सिर्फ इनकी इकलौती औलाद और कुल कायनात ही नहीं, एक जीता जागता इंसान भी हूँ, जिसकी अपनी एक सोच भी, अपनी कोई राय भी है। ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा फैसला खुद से कर लिया है आपने। आपके ख्याल में हमारे रिश्ते के बारे में जानकर आंटी का रद्दमल क्या होगा? मैं नहीं जानता इनका रद्दमल क्या होगा, अलबत्ता ये ज़रूर जानता हूँ जो भी होगा हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। ना तुम मुझे अकेला छोड़ोगी और ना मैं तुम्हें। मज़र ने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर से तहफ़्फ़ुज़ का साथ लाया। फ़राह को यही तहफ़्फ़ुज़ ही तो चाहिए था। इससे ज़िंदगी में पहली बार समझ में आया कि मोहब्बत के नाम पर लफ्ज़ी
लफ्ज़ी करने वाले नहीं, दुख सुख और ज़िम्मेदारियों को बांटने वाले, मोहब्बत निभाते हैं। कौलो करार के इसी लम्हे में ये भी तय हुआ कि बहुत जल्द फ़रा शीरी के ऑपरेशन के लिए इसे अमेरिका ले जाएगी। क्या ख्याल है आज रात खाना बाहर ना खाया जाए? फ़रा अभी बाकायदा तौर पर मज़हर के घर शिफ्ट नहीं हुई थी। ये महिला इन दोनों ने सकीना की आमद के बाद तय करने का फ़ैसला किया था, मगर बहरहाल फ़रा ने ज़िम्मेदार बीवी की तरह घर की तमाम ज़िम्मेदारी ज़रूर संभाल ली थी। इस वक्त भी वो शीरी को शाम की चाय देकर मज़हर के लिए चाय और इसकी पसंदीदा शामी कबाब लेकर आई थी और साथ ही मज़हर से रात के खाने की बाबत भी दराफ्त किया था। मेरा ख्याल है आज रात के लिए बाहर से मंगवा लेते हैं कुछ। ख्याल तो अच्छा। फ़रा ने भी हाँ में हाँ मिला। इसी लम्हे घर की डोरबेल के बजाय घर का दरवाज़ा एक महसूस जाने पहचाने अंदाज में बजा। मज़हर बुरी तरह चूँका अम्मी अम्मी आ गई। फ़रा इसने गोया फ़रा को आगाह किया, लेकिन आंटी को तो कल आना था ना। फ़रा ने परेशानी से मज़हर को देखा जो खुद खासा उलझ कर चाय का कप रखकर फ़ौरन खड़ा हो गया था। फ़रा के भी औसतन ख़ता थे। तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। फ़रा सामने रखी ट्रे उठाकर फ़ौरन ही अंदर चली गई। मज़हर ने जाकर मेन गेट खोला। कहाँ रह गया था बकरे? इतनी देर में दरवाज़ा खोला, सोया हुआ था क्या मेरा बच्चा? सकीना ने इसके सलाम का जवाब देती सवालात की बुछाड़ कर दी और इसे बोलने का मौका दिए बगैर ही अंदर चली गई। मज़हर इनका बड़ा सा बैग संभाले हवास बागता सा इनके पीछे पीछे था। अब देखना कि कैसे मैं अपने बच्चे के सेहरे के फूल खिलाऊंगी। वो जो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, सही कहते हैं। मेरे बच्चे ऐसी पहली लड़की ढूंढी है तेरे लिए, दुनिया देखती रह जाएगी। और वो ज़रा फफे कुटनी 10 साल में एक ढंग की लड़की ना ढूंढ पाई। अब मैं इसे दिखाऊंगी कि कैसी होती है अच्छी लड़की। सकीना की खुशी और जोश और खरोश दीदानी थी। मज़हर घबराया हुआ सा खड़ा सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा अब खड़े खड़े मुंह ही देखता रहेगा क्या? मेरा इतनी गर्मी में रक्शे में ख्वार होती हुई आई हूँ, एक गिलास पानी तो पिला दे माँ को। सकीना हुक्म सादर करके चादर उतारने लगी। अगले ही पल एक नस्वानी हाथ सलीके से पानी का गिलास थामे इनके सामने आए। प्यास से हलके में कांटे चुभ रहे थे। पानी देने वाले हाथों पर गौर किए बिना गटागट पानी पीकर जब गिलास ट्रे में रखा तो अपने सामने फ़रा को खड़ा देखकर झटका सा लगा और झटका इतना शदीद था को बेसाता खड़ी हो गई। बीबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंद लम्हे किंगसी इसे देखती रही, फिर तंग कर खाली गिलास वापस प्लेट में पटकते हुए सवाल किया, ये आपकी बहू है अम्मी जान? जवाब फ़रा की बजाय मज़हर ने दिया। और फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। वही हुआ ना जिसका डर था। कितनी चालाकी से झूठे मंगेतर का खेल रचाकर ये डायनी बिलाखिर मेरे घर में नकब लगाने में कामयाब होगी। सकीना का गज़ब हंसे सवा था। मज़हर सर झुकाए खड़ा था। फ़रा चुपके से मज़हर के हक़ में होगी। मज़हर की वजूद की ढाल सामने आई तो सकीना की झुलसा देने वाली लफ्ज़ों की तपी जैसे इसे छूने से आ रही होगी। मैं जानता हूँ इस वक्त मैं जो चाहे कहूँ आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी, लेकिन सच यही है जो हुआ है ना वो किसी की ख्वाहिश थी ना प्लानिंग है। एक मासूम और बेगुनाह लड़की की इज्जत और रेपुटेशन का सवाल था। अगर इस लम्हे में ये फैसला ना करता मैं जान तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। बस इतना जानता हूँ हमारा रिश्ता शायद आलम अरवा में कहीं तय हो गया था, इसीलिए सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। मेरी शादी हो गई है मगर इसकी हर दलील बेकार गई। सकीना कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। बकरे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे शदीद लाड में ही नहीं शदीद गुस्से में भी वैसे इसी नाम से पुकारती थी। मज़हर को इन्हें दुखी देखकर खुशी या मसरत नहीं मिल रही थी, मगर बस वो इन्हें सिर्फ इतनी सी बात समझाने से कासिर था कि यानी फ़ैसले हमारी नहीं किस्मत के होते हैं और फ़रा भी इसी की किस्मत का एक अटल फ़ैसला था। इस सूरत हाल से निपटने का बस अब एक ही हाल था, वो सकीना को इसकी भड़ास निकालने का भरपूर मौका देते हुए खामोशी से फ़रा का हाथ थाम कर इसे कमरे में ले आया था। सकीना की चीखों पुकार अब भी इनके कमरे में बासानी पहुँच रही थी। जो कुछ हुआ वो अगरचे गैर मतवक्को नहीं था। दोनों ही ज़हनी तौर पर इस सूरत हाल के लिए तैयार थे, मगर फिर भी इस वक्त दोनों की हालत अबतर थी। ये बात तो परेशानी की है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप परेशान मत हो। बस दिल मिलने की बात है, जैसे हमारे दिल मिल गए हैं ना वैसे ही आस्ता आस्ता अम्मी जान भी मान जाएंगी। फ़रा ने मज़हर का हाथ थामते हुए गोया इसे अपने साथ का भरपूर एहसास दिलाया। मज़हर साख्ता मुस्कुरा दी। जानता हूँ बकरे की माँ ज़बान की चाहे कितनी ही तेज़ क्यों ना हो मगर दिल की बुरी नहीं है, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तुमने ठीक कहा, बस दिल मिलने की बात है। अम्मी भी मान जाएंगी। इसकी बात पर सुनकर फ़रा ने भी इत्मीनान का सांस लेते हुए मज़हर के शाने पर सर टिका दिया। तो यहाँ पर यह नावल ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।